शुरुआत में किसी ने भी इस तबाही पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले लगातार कई दिनों तक भयंकर गर्मी पड़ी, तापमान तो 45 डिग्री के भी पार चला गया। और फिर खेत सूखने लगे, झीलों का पानी सूख गया। जब तक लोगों को असल में इस खतरे का एहसास हुआ, तब तक कयामत आ चुकी थी। उफ, इतनी भयानक गर्मी। इस साल इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? हाँ यार, वही तो। लगातार 3 दिनों से तापमान 40 डिग्री के पार है। ये गर्मी तो इंसान को पागल ही कर देगी। ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते में लोग बहुत जल्दी में थे। मेन रोड पर कोई भी नहीं रुक रहा था। सब लोग गर्मी से बचने के लिए तेजी से किसी न किसी बिल्डिंग में घुस रहे थे। मैंने चौराहे पर रेड लाइट होने पर अपनी कार रोकी और एक नजर अपने फोन पर डाली। शाम के 5:45 और तापमान 38 डिग्री। शाम होने वाली थी, लेकिन सूरज अभी तक नहीं ढला था। चिलचिलाती धूप और भयंकर गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी भी दोपहर ही हो। आज का तापमान रोज की तुलना में कुछ ज्यादा ही अजीब था। तभी ग्रीन लाइट जल गई। मैं एक पल के लिए झिझकी और फिर सीधे घर नहीं गई, बल्कि मैंने बाईं ओर कट लिया और शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट की तरफ चल दी ताकि कुछ जरूरी सामान खरीद सकूं। आज शुक्रवार था और कल से वीकेंड शुरू होने वाला था। अगर आने वाले दिनों में भी मौसम 40 डिग्री के पार रहा तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी और गर्मी से बचने के लिए कुछ दिन घर पर ही रहूंगी। वैसे भी मैंने अभी दिन रात एक करके एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है, इसलिए कंपनी मेरी छुट्टी तो पक्का नामंजूर नहीं करेगी। खैर, मैं सीधे सुपरमार्केट में घुस गई और सीधा ताजी सब्जियों वाले सेक्शन में जाकर ढेर सारा रोजाना का राशन खरीद लिया। फिर मैंने फ्रोजन सेक्शन में जाकर कुछ स्टेक और फ्रोजन मछलियाँ और झींगे लिए। जब मैं रोजमर्रा के सामान वाले सेक्शन से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि मेरे इस्तेमाल वाले सैनिटरी पैड्स और टेम्पॉन पर डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने बस ऐसे ही उसके 2 बड़े पैकेट उठा लिए। मेरी शॉपिंग कार्ट तो एकदम से भर ही गई। क्या आपको कोई मदद चाहिए? एक स्टोर हेल्पर ने मेरे पास आकर पूछा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपनी कार्ट उसे थमा दी और खुद एक दूसरी खाली कार्ट ले ली। फिर मैं डिब्बाबंद खाने वाले सेक्शन में गई और हर तरह के कैन के 2-2 डिब्बे उठा लिए। उसके बाद स्नैक्स वाले सेक्शन में जाकर मैंने ढेर सारे चिप्स और स्नैक्स भर लिए। क्या आप कुछ कोल्ड ड्रिंक लेना चाहेंगी? हमारे यहाँ कोका कोला और स्प्राइट की बड़ी बोतलों के कॉम्बो पर भारी छूट चल रही है। ये सिर्फ 9.9 युआन में है, उस हेल्पर लड़के ने सुझाव दिया। मुझे उसकी बात सही लगी। वैसे तो मैं अपनी सेहत का काफी ध्यान रखती हूँ और ज्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, लेकिन चिप्स खाते हुए कोल्ड ड्रिंक न हो तो क्या मजा। इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक सेक्शन में जाकर ऐसे 5 कॉम्बो पैक उठा लिए। कुल मिलाकर 10 बोतलें हो गयी। साथ ही मैंने उस लड़के से 2 पेटी मिनरल वाटर भी रखवा लिया। अब मेरी तीसरी कार्ट भी पूरी तरह भर चुकी थी। मुझे लगा कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन बाहर निकलते वक्त मैं राशन वाले सेक्शन से गुजरी तो मैंने अचानक अपना माथा पीटा। अरे हाँ, घर में चावल का डिब्बा तो लगभग खाली ही हो गया है। मुझे थोड़े चावल भी लेने चाहिए। तो मैंने फिर से उस हेल्पर को तकलीफ दी और उससे चावल के 2 बड़े कट्टे उठवा लिए। मैंने खुद इंस्टेंट नूडल्स के 5 पैकेट उठाए और उन्हें दूसरी कार्ट की खाली जगहों में ठूस दिया। और इस तरह मेरी तीनों शॉपिंग कार्ट खचाखच भर चुकी थी। जब मैंने बिल बनवाया तो वो 1321 युआन और 80 पैसे का बना। आपको होम डिलीवरी की सर्विस चाहिए? उस हेल्पर लड़के ने फिर से पूछा। मैंने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बस इन्हें मेरी कार तक पहुंचाने में मदद कर दो। क्या सच में आपको होम डिलीवरी नहीं चाहिए? ये सारा सामान बहुत भारी है। वो लड़का मुझे सर्विस देने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी मना कर दिया। मैंने बस उससे इतना कहा कि वो मेरा सारा सामान मेरी उस बड़ी सी डिक्की में रखवा दे। जब मैंने डिक्की का दरवाजा बंद किया तो उस हेल्पर लड़के ने शायद एक गहरी सांस ली थी, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे गाड़ी चलाकर घर आ गई। 5 साल पहले अपने एक्स हस्बैंड से तलाक लेने के बाद मैंने 6 महीने तक बस यूं ही भटकते हुए सफर किया। आखिर में सुकून की तलाश में इस टियथरी शहर में रुकने का फैसला किया, उन सभी चीजों से दूर जिन्हें मैं जानती थी। अब मैं शहर के बाहर एक हाई क्लास सोसाइटी में अकेली किराए पर रहती हूँ। मेरा फ्लैट 16वीं मंजिल पर है, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। एक फ्लोर पर बस 2 फ्लैट हैं और हर एक का अपना अलग सिक्योरिटी गेट है। शायद हमारी टाइमिंग अलग है या फिर दीवारों की साउंड प्रूफिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि मैंने आज तक अपने पड़ोसी की शक्ल तक नहीं देखी। बस कभी कभार लिफ्ट के पास रखी छतरी ये बता देती है कि इस फ्लोर पर कोई और भी रहता है। मैंने पार्किंग में अपनी कार खड़ी की और 3 बार में अपनी सारी खरीदारी का सामान लिफ्ट तक लेकर आई।
घर पहुंचने के बाद मुझे सारा सामान अलग अलग छांटने में 15-20 मिनट और लग गए। फिर मैंने उन्हें अपने बड़े से फ्रीजर और फ्रिज में रख दिया। पिछली बार एक इमरजेंसी की वजह से सोसाइटी को सील कर दिया गया था, इसलिए मैंने खास तौर पर एक बड़ा सा फ्रीजर खरीद लिया था। इस वक्त वो लगभग 80% भरा हुआ था। उसके 1/3 हिस्से में तो बस आइसक्रीम भरी थी और बाकी की पूरी जगह फ्रोजन चिकन, डक और मीट के टुकड़ों से भरी थी। इसके अलावा पोर्क का एक बड़ा सा हिस्सा भी था। ये सब मेरी माँ ने मुझे गांव से भिजवाया था। गांव में उन्होंने एक छोटी सी पहाड़ी पट्टे पर ले रखी है। वहाँ मेरे बूढ़े माँ बाप शौक से मुर्गे, मुर्गियाँ, बत्तख और सुअर पालते हैं और बात बात पर मेरे लिए फ्रोजन मीट भेजते रहते हैं, जो बस इकट्ठा ही होता रहता है। मैंने उसमें बीफ स्टेक और कुछ फ्रोजन मछलियाँ और झींगे भी रख दिए। अब जाकर फ्रीजर 90% तक फुल हो गया था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर अचानक फिर से कोई महामारी आई और लॉकडाउन लग गया तो भी ये मीट मेरे लिए 2 महीने तक आराम से चल जाएगा। मैं फ्रिज में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रख ही रही थी कि मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने तिरछी नजर से देखा। वो शहर के मौसम विभाग का हाई टेम्परेचर रेड अलर्ट था। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में 41 डिग्री सेल्सियस लिखा था। कल शहर के तापमान में एक नया रिकॉर्ड बनेगा, जो 41 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अगर घर में बुजुर्ग या बच्चे हैं तो 41 डिग्री। मेरे मुंह से अचानक एक गाली निकल गई। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और ऑफिस के पोर्टल पर छुट्टी की एप्लीकेशन डाल दी। बॉस से छुट्टी मांगने के साथ साथ एचआर को भी इन्फॉर्म कर दिया, सब एक ही बार में। इतनी भयंकर गर्मी में मुझे बाहर जाकर अपना रोस्ट नहीं बनवाना है। जाहिर है मैं जितनी ज्यादा छुट्टियां ले सकती थी मैंने ले ली। मैंने हिसाब लगाया कि पिछले 6 महीनों में उस बड़े प्रोजेक्ट के लिए ओवरटाइम करने की वजह से जो छुट्टियां जमा हुई हैं, अगर उनमें वीकेंड्स भी मिला दूं तो मैं एक साथ 20 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता न कि 20 दिन बाद भी इतनी ही गर्मी रहे। मेरी छुट्टी फौरन अप्रूव हो गई। जब मैं नहाकर बाहर आई तो पोर्टल पर दिखा रहा था कि छुट्टी मंजूर हो गई है। इसके अलावा मेरे फोन पर 2 मिस्ड कॉल भी थे। वो माँ की कॉल थी। मैंने वापस कॉल मिलाया। हेलो माँ। चिंग चिंग। वहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना? अगर कोई बहुत जरूरी काम न हो तो भूलकर भी घर से बाहर मत निकलना। तू वहाँ अकेली रहती है, कहीं लू लग गई तो क्या होगा? ऑफिस से भी जल्दी से छुट्टी ले ले और काम पर मत जा। कैसी लड़की है तू? बचपन में भी 39 डिग्री की गर्मी में बाहर ही भटकती रहती थी। फोन उठते ही माँ ने बिना रुके एक सांस में अपना लेक्चर शुरू कर दिया। मुझे पता है माँ, आप दोनों भी इस गर्मी में अपना ध्यान रखना। कंजूसी छोड़कर एसी चला लेना, समझी? अरे कैसा एसी? मैं और तेरे पापा तो पहाड़ों के बीच हैं। यहाँ तो आज सबसे ज्यादा तापमान भी 35 डिग्री ही था। रात को सोते वक्त तो हमें चादर ओढ़नी पड़ती है। तू बस अपनी फिक्र कर। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम यहीं हमारे पास रुक जाती और सीधा पहाड़ों में आ जाती तो कितनी ठंडक रहती। माँ ने हमेशा की तरह झिड़कते हुए अपनी डांट डपट शुरू कर दी। मैंने उन्हें 10-15 मिनट तक अपनी भड़ास निकालने दी और फिर आखिरकार कोई बहाना बनाकर फोन काट दिया। इस बार की गर्मियाँ सच में बहुत अजीब हैं। मैंने आइसक्रीम का एक डिब्बा खोला और बड़े आराम से सोफे पर बैठ गई। खाते खाते मैंने टीवी चालू किया। हाल ही में लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह से यूरोप के कई देशों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ इलाकों में तो तापमान 55 डिग्री के भी पार चला गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अब ये तापमान इंसानों के रहने लायक नहीं बचा है। टीवी खोलते ही दुनिया भर की भयंकर गर्मी की खबरें सामने थी। मैं खुद को खुशनसीब मान रही थी कि मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ हर इंसान के पास इस बड़ी ही की सुविधा 100% से भी ज्यादा है। मुझे उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये लगातार बढ़ती हुई जानलेवा गर्मी मुझे बहुत जल्द सिखा देगी कि इंसानों के रहने लायक न होने का असली मतलब क्या होता है। उसके बाद के 2 दिनों के वीकेंड पर मैंने मजे से 24 घंटे इस बड़ी ही चलाकर रखा और आराम से अपनी नींद पूरी की। उठने के बाद घर पर ही सीरीज देखी, गेम खेले और भूख लगने पर अपने लिए बढ़िया सा खाना और सूप बनाया। मतलब घर बैठे ही मेरी बढ़िया सी छुट्टियां मन रही थी। ऐसा ही चलता रहा। सोमवार तक मैं बड़े मजे से सो रही थी कि अचानक फोन की घंटी ने मेरी नींद तोड़ दी। स्क्रीन पर देखा तो मेरी कलीग हुआंग लिंग का फोन था। चिंग चिंग, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? मैंने छुट्टी ले ली है और वो भी लंबी छुट्टी। अब तुम मुझसे अगले महीने ही मिल पाओगी। मैंने एक लंबी सी जम्हाई लेते हुए कहा। ये सुनकर हुआंग लिंग एकदम हैरान रह गई। सच में एचआर बता रहे थे कि तुमने अपनी सारी एनुअल लीव और बची हुई छुट्टियां एक साथ ले ली हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था।
क्या घर पर कोई दिक्कत आ गई है? ऑफिस में वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं झट से उठकर बैठ गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, बस इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि मेरा काम पर जाने का मन ही नहीं किया। सोचा थोड़ा आराम कर लूं। तुम मेरी फिक्र मत करो यार। अरे दीदी, सिर्फ गर्मी की वजह से ऑफिस नहीं आई? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कोई दुनिया का अंत थोड़ी ना आ गया है। हाय गर्मी, गर्मी से दुनिया का अंत सुना नहीं है क्या तुमने? मैंने हंसते हुए कहा, मुझे तुमसे सच में जलन हो रही है कि तुमने अभी छुट्टी ले ली। मेरे प्रोजेक्ट का थोड़ा सा काम अभी बचा है, वरना मैं भी छुट्टी ले लेती। तुम्हें पता है, आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी ना, तो धूप से मेरे हाथों के पीछे की चमड़ी तक जलकर लाल हो गई। हुआंग लिंग ने इसी तरह थोड़ी और बड़बड़ की और फिर फोन रख दिया। मैंने समय देखा, सुबह के 8:45 हो रहे थे। इतनी सुबह सुबह क्या धूप सच में इतनी चुभने वाली हो गई है? मैं बिस्तर से उठी, अपने ब्लैकआउट पर्दे हटाए और बाहर का हाल देखने के लिए थोड़ी सी खिड़की खोली। खोलते ही गर्म हवा का एक जोरदार थपेड़ा मेरे चेहरे पर लगा। बाहर की हवा इतनी गर्म थी कि सामने की चीजें भी धुंधली और कांपती हुई दिख रही थी। मैंने झटपट खिड़की बंद की और पर्दे वापस खींच दिए। हद है यार, ये तो जानलेवा गर्मी है। ऐसे मौसम में बेचारे वो लोग कैसे जिंदा रहेंगे जिन्हें बाहर धूप में काम करना पड़ता है। मैंने मौसम का ऐप चेक किया, उसमें तापमान 39 डिग्री दिखा रहा था, लेकिन तभी पेज अपने आप रिफ्रेश हुआ और तापमान बढ़कर 40 डिग्री हो गया। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि आने वाले कुछ घंटों का तापमान लगातार और भी बढ़ता हुआ दिखा रहा था। सुबह 10 बजे 41 डिग्री, सुबह 11 बजे 41 डिग्री, 12 बजे 42 डिग्री, 13 बजे 43 डिग्री, 14 बजे 43 डिग्री। मैं पागल हो गया हूँ या ये मौसम विभाग वाले पागल हो गए हैं? कल तक तो सबसे ज्यादा तापमान 40 डिग्री था और आज दोपहर 2 बजे ही ये 43 डिग्री तक पहुँच जाएगा। मैंने डरते डरते अपने लिए थोड़ा बहुत नाश्ता बनाया, खाया और फिर कचरा समेट लिया। सोचा इससे पहले कि गर्मी और ज्यादा बढ़े, नीचे जाकर कचरा फेंक आऊं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी मुलाकात हमारी सोसाइटी के मैनेजर चेन से हो गई। उसने अभी अभी मेरे सामने वाले पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया ही था। अरे वाह, आप भी यही हैं, तो आप भी साथ में सुन लीजिए। उसने मेरी तरफ पलटा और मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने भी उसे देखकर मुस्कान दे दी। फिर मैंने उस पड़ोसी को देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो थोड़े लंबे बालों वाला एक आदमी था जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोकर उठा हो। जैसे ही हमारी नजरें मिली, हमने एक दूसरे को देखकर बस सिर हिला दिया। चेन कहने लगा, बात दरअसल ये है, मैं ये बताने आया हूँ कि इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से आने वाले कुछ दिनों में लाइट जा सकती है। अगर बत्ती गुल हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी सोसाइटी में सोलर पावर का इंतजाम है। लाइट जाने के बाद इसे चालू होने में करीब 10 मिनट लगेंगे। और हाँ, इस दौरान हो सके तो बिजली की थोड़ी बचत कीजिएगा। अपने एस बड़ी ई का तापमान 26 डिग्री से ऊपर ही रखें। क्या पानी भी चला जाएगा? मैंने पूछा। अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग घर में थोड़ा पीने का पानी स्टोर करके रख लें। ये गर्मी वाकई बहुत जानलेवा हो गई है। मैनेजमेंट अभी इस बारे में कोई पक्की गारंटी नहीं दे सकता, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये पर्चा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सामने वाले आदमी ने सिर हिलाया और पर्चा ले लिया और बिना कुछ कहे धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। लगता है उसमें तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। चेन को बुरा नहीं लगा, उसने एक पर्चा मुझे भी थमा दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या वो अंदर आकर थोड़ा आराम करना चाहेगा, पर उसने मना कर दिया। वो बोला कि उसे जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग के सारे लोगों को मिलकर ये बात बतानी है, ताकि कोई इस जानकारी से अनजान न रह जाए। आप कचरा फेंकने जा रहे थे ना? लाएं, मुझे दे दे, मैं फेंक दूंगा इसे। ये कहते हुए उसने मेरे हाथ से कचरे की थैली भी ले ली। 20 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर का मेंटेनेंस चार्ज देना वाकई बेकार नहीं गया। हमारी सोसाइटी की सुविधाएं सच में बहुत एडवांस हैं और इनकी सर्विस भी कितनी अच्छी और परवाह करने वाली है। उसे विदा करने के बाद मैं वापस अपने घर के अंदर आ गया। दरवाजे के पास लगी स्क्रीन पर भी यही लिखा था कि भयंकर गर्मी की वजह से बिजली जा सकती है। ये बिल्कुल मेरे हाथ में मौजूद पर्चे जैसा ही था, लेकिन सच कहूँ तो अगर चेन ने मेरा दरवाजा नहीं खटखटाया होता तो शायद मेरा ध्यान इस पर जाता ही नहीं। वीवो। आज गुजरने वाली एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों की आवाजें कुछ ज्यादा ही आ रही थी और मैं यहाँ सोफे पर दुबककर इस बड़ी की ठंडी हवा में आइसक्रीम खा रहा था। मुझे खुद पर थोड़ा गिल्ट हो रहा था। इंटरनेट पर न्यूज चैनल हर जगह पड़ रही इस जानलेवा गर्मी और उससे होने वाली तबाही की खबरें लगातार दिखा रहे थे।
उनमें से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। वो एक रिपोर्टर का वीडियो था। पहले 30 सेकंड तक उसने टोपी नहीं पहनी थी और कड़कड़ाती धूप में बाहर खड़े होकर लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। और फिर 31वें सेकंड में अचानक उसके सिर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसके सिर पर आग लग गई। शुक्र है पास ही खड़े लोगों ने तुरंत उस पर पानी की बोतल उड़ेलकर आग बुझा दी। चिंता करने के लिए शुक्रिया, वो बिल्कुल ठीक है। इतनी भयानक गर्मी में कृपया बालों में ज्यादा हेयर वैक्स न लगाएं और हाँ, इतनी तेज धूप में ज्यादा देर तक काम ना करें। ये कमेंट सबसे ऊपर पिन किया हुआ था। इसे पढ़कर मुझे हंसी तो आई, लेकिन मैं हंस नहीं पाया। अंदर ही अंदर मुझे लगने लगा था कि दुनिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री, जैसा मैंने सोचा था। अगले कुछ दिनों तक तापमान लगातार बढ़ता ही गया और एक हफ्ते बाद तो दिन का सबसे ज्यादा तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया था। आधी रात को भी तापमान 39 डिग्री तक पहुंच रहा है। बाहर होने वाले सारे काम पूरी तरह से रोक दिए गए हैं। लगभग सभी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है। बस कुछ ऐसे लोग जिनका काम रुक नहीं सकता, वही लोग मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कल की सबसे बड़ी खबर ये थी कि एक माँ अपने तेज बुखार से तपते बच्चे को लिए सड़क पर गिर पड़ी और जमीन छूने वाली उसकी पूरी चमड़ी जल गई। और आज की सबसे बड़ी खबर एक बहादुर इलेक्ट्रीशियन की है जो चिलचिलाती धूप में खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था और हीट स्ट्रोक की वजह से शहीद हो गया। इंटरनेट पर अनगिनत लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन कोई भी वो मोमबत्ती वाला इमोजी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। जैसे जैसे ये भयंकर गर्मी बढ़ रही है, कई जगहों पर बिजली गुल हो रही है और गर्मी से लोगों के मरने की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने इमरजेंसी राहत के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। स्कूलों के जितने भी ऑडिटोरियम और स्टेडियम हैं, जहां एस बड़ी ई लगे हैं, सब खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही मॉल्स को 24 घंटे चलने वाले शेल्टर होम में बदल दिया गया है, ताकि जिनके पास एस बड़ी ई नहीं है वो वहां रह सके। लेकिन फिर भी गर्मी से मरने वालों की गिनती तापमान के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह आग लगने की खबरें आ रही हैं। इंटरनेट पर हर तरफ लोग मदद मांगते हुए वीडियो डाल रहे हैं। जब से मेरी छुट्टियां शुरू हुई हैं, मैं रोज अपने मम्मी पापा को फोन करके उनका हाल चाल पूछती हूँ। हालांकि वो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहाँ का तापमान भी 40 डिग्री तक पहुँच गया है। चिंग चिंग, तू हमारी चिंता मत कर बेटा, बस तू अपना एस बड़ी ही हमेशा चालू रखना। बिजली के बिल की टेंशन बिल्कुल मत लेना। तेरे मम्मी पापा के पास बहुत पैसे हैं। अब उल्टा वही लोग मुझे एस बड़ी ही चलाने के लिए मना रहे थे। हाँ माँ, चालू है एस बड़ी ही, मैंने तसल्ली देते हुए कहा। आप लोग बेफिक्र रहिए, वहाँ खाने पीने का सामान पूरा है ना? क्या हम तेरे लिए कुछ खाने का सामान भिजवा दे? पता नहीं ये आफत कब तक टलेगी। माँ की आवाज से लग रहा था कि वो बहुत घबराई हुई हैं। अरे बहुत है माँ, मैंने आपको बताया था ना, छुट्टियाँ शुरू होने से पहले ही मैंने खूब सारा राशन मंगवा लिया था। आराम से 3 महीने चल जाएगा। और फिर हमारी सोसाइटी वाले भी रोज ताज़ी सब्जियां भिजवा रहे हैं। फोन रखने के बाद मैंने खास तौर पर अपने दोनों फ्रिज खोलकर उनमें भरे हुए सामान की फोटो खींची और उन्हें भेज दी। इतनी भयानक तबाही देखकर पिछले कुछ दिनों से मेरी भूख ही मर गई है। कुछ ज्यादा खाया भी नहीं। दोनों फ्रिज में से बस थोड़े से फल और सब्जियां ही कम हुए हैं। चीजों को थोड़ा सलीके से रख दिया तो वो अभी भी खचाखच भरे हुए लग रहे थे। मैंने जैसे ही फोटो क्लिक करके भेजी, अचानक टीवी की स्क्रीन काली हो गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने 2-3 बार लाइट का स्विच ऑन ऑफ करके देखा, पक्का बिजली चली गई थी। शुक्र है सोसाइटी वाले शाओ चेन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए मैं ज्यादा घबराई नहीं। लेकिन एस बड़ी बंद होते ही कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। हवा में एक अजीब सी घुटन होने लगी। मैं जो भी सांस अंदर ले रही थी वो पहले से कहीं ज्यादा गर्म लग रही थी। कुछ ही मिनटों में मैं पसीने से पूरी तरह तरबतर हो गई। मैंने जल्दी से फ्रिज खोला, एक आइसक्रीम निकाली और जमीन पर बैठकर उसे खाने लगी। मैं साथ ही बिजली आने का इंतजार भी कर रही थी। आइसक्रीम खत्म हो गई, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई थी। मैंने एक और आइसक्रीम खा ली, फिर भी लाइट नहीं आई। अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। मैं इंटरकॉम से सोसाइटी के ऑफिस में फोन करके पूछने ही वाली थी कि तभी टिंग टोंग, दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजे के पीपहोल से बाहर झांका। सामने वाले फ्लैट का आदमी खड़ा था, वही काले घेरे वाली आंखें और माथे से टपकता हुआ पसीना। वो मेरे दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खोलूं या नहीं, मैं थोड़ा हिचकिचाई। फिर मैंने दरवाजे की सेफ्टी चेन लगा दी और दरवाजे को बस जरा सा खोला।
क्या काम है? मैंने पूछा। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज की तरफ इशारा किया। मैंने ध्यान से देखा, वो एक आइसक्रीम थी। मैंने अभी सोसाइटी ऑफिस में फोन किया था। वो बोल रहे हैं कि लाइट आने में आधा घंटा और लगेगा। तुम्हारा तो गर्मी से बुरा हाल हो गया होगा ना? ये आइसक्रीम खा लो, थोड़ी ठंडक मिलेगी। मेरे पास और भी बहुत हैं। अगर तुम्हें गर्मी लगे तो मुझसे और ले सकती हो। उसकी आवाज सच में काफी अच्छी थी। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। शायद उसने मेरा सतर्क रवैया भांप लिया था। उसने और कुछ नहीं कहा, बस आइसक्रीम को मेरे दरवाजे के पास रखे रैक पर रख दिया और मुड़कर चला गया। मैंने दरवाजा जरा सा खुला रखा था। मैं उसे 2 सुरक्षा दरवाजों को पार करके अपने फ्लैट में वापस जाते हुए देखती रही। उसने दरवाजा बंद कर लिया। शायद वो सच में एक अच्छा इंसान है। ऐसे मुश्किल वक्त में आइसक्रीम मिलना बहुत बड़ी बात है। मैंने दरवाजा खोला और आइसक्रीम अंदर ले आई। थोड़ा सोचने के बाद मैंने उस पर 2 प्लास्टिक की थैलियां लपेटी और फिर उसे अपने डीप फ्रीजर में रख दिया। साथ ही मैंने खाने के लिए एक और आइसक्रीम निकाल ली। ये वाली खाने के बाद मैं अब फ्रीजर नहीं खोलूंगी, कहीं उसकी सारी ठंडी हवा बाहर ना निकल जाए। उफ, कितनी भयानक गर्मी है। लगभग 20 मिनट बाद मैं जमीन पर हाथ पैर फैलाए लेटी हुई थी और किसी कुत्ते की तरह हौंफ रही थी। बहुत गर्मी थी, लेकिन खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डर था कि बाहर और भी ज्यादा गर्मी होगी। 46 डिग्री का तापमान। 1 मिनट नहीं, 15:38। अपडेट सफल। मैं फटी फटी आंखों से अपने फोन पर अभी अभी अपडेट हुए तापमान को देख रही थी। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची। 48 डिग्री। तापमान 48.7 डिग्री हो चुका है। ये नामुमकिन है। पक्का मुझे देखने में कोई गलती हुई होगी। मैंने अपनी उंगली स्क्रीन पर रखी, नीचे खींचा और पेज को फिर से रिफ्रेश किया। 15:39। अपडेट सफल, लेकिन लगातार 3 बार रिफ्रेश करने के बाद भी तापमान 48 डिग्री ही दिखा रहा था। और फिर स्क्रीन अचानक से 404 एरर में बदल गई। मैंने बैक किया। मैं फिर से मौसम का हाल देखना चाहती थी, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, फोन का नेटवर्क टूट गया है, और एक लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क बन गया। मैंने फोन को स्विच ऑफ करके ऑन किया तो दोनों ही सिम पर कोई सिग्नल नहीं दिखा रहा था। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं गया था, फोन से बात करने का नेटवर्क भी पूरी तरह ठप हो चुका था। आसपास की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कमरे का तापमान भी जल्द ही 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हर सांस के साथ गर्म हवा अंदर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरा दम घुट जाएगा। मैं भागकर दरवाजे के पास गई और वहां लगा हुआ इंटरकॉम उठाया। मैंने बिल्डिंग मैनेजमेंट का बटन दबाया। बीप। काफी देर तक किसी ने फोन नहीं उठाया। क्या मैनेजमेंट वालों ने भी काम बंद कर दिया है? भयंकर गर्मी और खौफ ने पल भर में मेरे दिल को जकड़ लिया। पूरे कमरे में सिर्फ मेरी तेज तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। कमरे की साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे अपने अलावा और कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सुनसान टापू पर फंसी हुई हूँ। शांत हो जाओ, सू छिंग छिंग, तुम्हें शांत रहना होगा। मैं खुद से बातें कर रही थी। मैं फ्रीजर के पास गई और उसे झटके से खोल दिया। मैंने अंदर से एक फ्रोजन बत्तख निकाली और उसे अपने सीने से लगा लिया। ये बत्तख पिछले कई महीनों से फ्रीजर में जमी हुई थी। वो अंदर बाहर पूरी तरह से पत्थर की तरह जमी थी, जिससे मुझे थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ। मेरा दिमाग भी थोड़ा शांत हुआ। मैंने सोचना शुरू किया कि अगर मुझे घर के अंदर अकेले ही हीट स्ट्रोक हो गया तो मैं क्या करूंगी। लू लगने पर क्या करना चाहिए? हाँ, याद आया, हर्बल दवा। मैंने घर का फर्स्ट एड बॉक्स खोला। मैंने गर्मी से बचने वाली एक हर्बल दवा की बोतल खोली और उसे एक सांस में पी गई। फिर मैंने कूलिंग ऑयल निकाला और उसे अपने माथे, गर्दन और अंडर आर्म्स जैसी जगहों पर लगा लिया ताकि शरीर की गर्मी कम हो सके। उसके बाद मैं कमरे में गई और एक कंबल लेकर आई। मैंने उसे सीधा बाथरूम में रखे पानी के एक बड़े से टब में पूरी तरह भिगो दिया और फिर उस गीले कंबल को अपने ऊपर ओढ़ लिया। मैं जो कुछ भी कर सकती थी मैंने कर लिया था। मैं एक ही सांस में आइसक्रीम खाते हुए बार बार दीवार पर टंगी घड़ी को देख रही थी। मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने थर्मामीटर वाली डिजिटल घड़ी क्यों नहीं ली। अब पता ही नहीं चल रहा कि कमरे का तापमान कितना है। खैर, तापमान पता होता तो भी मैं क्या ही कर लेती। बीप बीप बीप। पता नहीं कितना समय बीत गया, शायद कुछ मिनट या शायद आधा घंटा। तभी अचानक दरवाजे का इंटरकॉम बज उठा। मैंने इतने झटके से मुड़कर देखा कि मेरी गर्दन में मोच आते आते बची। ध्यान दे, सभी निवासी कृपया ध्यान दे। हमारा शहर इस वक्त भयंकर गर्मी की मार झेल रहा है। धूप की वजह से सोसाइटी के सोलर पैनल खराब हो गए हैं। फिलहाल बिजली बहाल करना मुमकिन नहीं है।
आप सब गर्मी से बचने के लिए कुछ देर अंडरग्राउंड पार्किंग में जा सकते हैं। अभी बेसमेंट 1 का तापमान 39.8 डिग्री है और बेसमेंट 2 का तापमान 38 डिग्री है। अरे हाँ, अंडरग्राउंड पार्किंग, मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई। मैं बस दरवाजा खोलकर भागने ही वाली थी। फिर कुछ सोचकर मैंने एक बैकपैक लिया और उसमें एक जमी हुई फ्रोजन डक डाल दी। घर में रखा सारा पुदीने का तेल और गर्मी से बचने वाली हर्बल दवाई बैग में भर ली। साथ ही 2 ब्रेड और पानी की 3 बोतलें भी ठूस ली। मैंने अपने कंबल को फिर से पानी में भिगोया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ठीक उसी वक्त सामने वाला दरवाजा भी खुला। मेरा पड़ोसी भी एक बड़ा सा बैग टांगे बाहर आ रहा था। क्या इत्तेफाक था, हम पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन इस गर्मी की आपदा के बाद से जब भी दरवाजा खोलो ये भाई साहब दिख जाते हैं। मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी की टंकी फुल है। वो सीधे मेरे पास आया और बोला। मैं घबराकर एक कदम पीछे हट गई। तलाक के बाद से ही मैं अपने आसपास के आदमियों को लेकर बहुत सतर्क रहती हूँ। अनजाने में ही मुझे डर लगने लगता है। माफ करना, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। तुम्हारे पास भी गाड़ी होगी। हम मेरी गाड़ी में चलकर एस बड़ी ई में बैठते हैं। अगर मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो तुम्हारी गाड़ी में चले जाएंगे। इस तरह हम ज्यादा देर तक टिके रह पाएंगे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। वो थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। कॉरिडोर में खिड़कियां थी। बाहर से कड़कड़ाती धूप अंदर आ रही थी। यहाँ तो कमरे से भी ज्यादा गर्मी थी। जो हवा में सांस के जरिए ले रही थी वो भी आग की तरह जल रही थी। मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा छाने लगा था। मैंने हौंकते हुए दरवाजे के पास से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, चलो, इस भयंकर प्राकृतिक आपदा में कोई भी अकेले नहीं बच सकता। एक दूसरे का साथ देकर ही जिंदा रहा जा सकता है। मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। मेरा पड़ोसी मेरे आगे आगे चलने लगा। जैसे ही उसने सीढ़ियों का दरवाजा खोला, पल भर में ठंडी हवा का एक झोंका आया। 16वीं मंजिल। आम दिनों में यहाँ कोई सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हवा का ज्यादा आना जाना न होने की वजह से हमेशा गर्म रहने वाली ये सीढ़ियाँ आज अजीब तरह से ठंडी लग रही थी। मुझे लगा कि बेसमेंट यकीनन और भी ज्यादा सुकून देने वाला होगा। गर्मी से राहत पाने की उस बेचैनी ने मेरे कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। जल्द ही मुझे सीढ़ियों पर दौड़ते कदमों की आवाजें गूंजती हुई सुनाई देने लगी। हर तरफ से भाग दौड़ की आवाजें, लोगों की गालियां और बच्चों के रोने की चीखें आ रही थी। शायद बिल्डिंग के बाकी लोग भी सोसाइटी का अनाउंसमेंट सुनकर बाहर आ गए थे। 5वीं मंजिल से गुजरते हुए मैंने देखा कि एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग दीवार के सहारे जमीन पर बैठे हैं। पास से गुजरते लोगों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। दादाजी, आप ठीक तो है ना? मैंने रुककर उनसे पूछा। मेरे पैरों में अब जान नहीं बची, मैं नहीं चल सकता। तुम मेरी फिक्र मत करो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मैं पल भर के लिए झिझकी। मेरा पड़ोसी मेरे आगे चल रहा था। वो तो मोड़ तक पहुँच गया था, लेकिन मेरी और उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर वापस लौट आया। क्या हम दोनों आपको पकड़कर चले? कोई जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। उस बूढ़े की आंखों में गुस्सा छलक रहा था। मैं थोड़ा घबरा गया और जल्दी से नीचे की तरफ चल दिया। जब मैं 3री मंजिल पर पहुंचा, तब जाकर वो पड़ोसी मेरे पीछे पीछे आया। वो चलते चलते अपने बैकपैक की जिप बंद कर रहा था। मैंने उसके लिए एक पानी की बोतल छोड़ दी है। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। उसकी भारी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बेसमेंट 1 में पहुंचकर पड़ोसी ने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली। सीढ़ियों के बिल्कुल पास खड़ी एक एसयूवी की लाइट्स 2 बार चमकी। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ गया। उसने झटके से ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला और अपना बैकपैक पास वाली सीट पर फेंक दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इंजन के चालू होने की आवाज के साथ ही गाड़ी हल्की सी हिली और पेट्रोल की तेज महक सीधे मेरे मुंह पर आ लगी, जिससे मेरे पेट में उथल पुथल होने लगी। मुझे बहुत जल्दी मोशन सिकनेस हो जाती है, लेकिन उस वक्त मेरे पास गाड़ी में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप पीछे वाली सीट पर खिसक गया। इस एसयूवी की पीछे वाली सीट पर जगह तो बहुत थी, लेकिन हवा बहुत ही दमघोंटू थी। ऊपर से सड़े हुए फलों की खट्टी खट्टी बदबू आ रही थी। मुझे तो पहले ही पेट्रोल की महक से चक्कर आ रहे थे और इस अजीब सी बदबू ने तो मेरी उल्टी ही निकाल दी थी। अरे माफ करना, गाड़ी में फलों की एक थैली रखी है जिसे मैं बाहर निकालना भूल गया था। शायद उसने शीशे में मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देख लिया था, इसलिए वो आगे से धीमी आवाज में बोला। मैंने थोड़ा इधर उधर हाथ मारा और सच में मुझे सड़े हुए फलों की एक थैली मिल गई। मैं पल भर के लिए झिझका, लेकिन फिर मैंने उन फलों को बाहर नहीं फेंका, बल्कि उस प्लास्टिक की थैली को कसकर बांधा और सबसे कोने में खिसका दिया। हम वैसे भी ज्यादा खाने पीने का सामान नहीं लाए थे और मुझे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना था।
लू जो ने मुझे आगे वाली सीट पर बैठने को कहा। एस बड़ी ही चल रहा था और गाड़ी के अंदर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा था। हालांकि घुटन अभी भी हो रही थी, लेकिन कम से कम अब इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। हमारे आसपास से कुछ और लोग भी गुजरे और वो सब भी पास खड़ी अपनी अपनी गाड़ियों में जा बैठे। जाहिर है कि वो सब भी मेरे पड़ोसी की तरह ही सोच रहे थे। जो भी लोग बेसमेंट 1 में आ रहे थे वो गाड़ियों को लोगों से भरा हुआ देख रहे थे। कुछ तो तुरंत मुड़कर वापस चले गए, शायद अपनी गाड़ी की चाबियां लेने, और कुछ थोड़ा सोच में पड़ गए और फिर बेसमेंट 2 की तरफ बढ़ गए। मैंने देखा कि बिल्डिंग मैनेजमेंट के कुछ लोग सीढ़ियों से भागते हुए निकले। उन सब के हाथों में मिनरल वाटर की एक एक पेटी थी। वाह, क्या बढ़िया मैनेजमेंट है, मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा। चलिए अपनी पहचान करा दूं। मेरा नाम लू जो है। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? ड्राइवर सीट पर बैठे उस पड़ोसी ने पूछा। मेरा नाम फॉन छिंग है। माफ करना, मैंने तुम्हारी गाड़ी गीली कर दी। मैं थोड़ा झिझका और अपना असली नाम नहीं बताया। मैंने अपने गीले कंबल को तह किया और अपनी जांघों पर रख लिया। कोई बात नहीं, चलता है। उसके इतना कहने के बाद हम दोनों में से किसी ने भी कोई बात नहीं की, बस चुपचाप गाड़ी की ठंडी होती हवा को महसूस करते रहे। ये कुदरत का कहर, न जाने कब खत्म होगा। गाड़ी की हवा और वहाँ का माहौल दोनों ही बड़े बोझिल थे। गाड़ी के इस बड़ी ई की गड़गड़ाहट ही इकलौती आवाज थी जो हमें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी का रेडियो चालू किया। ताज़ा खबरों के मुताबिक भयंकर गर्मी का ये दौर अभी 1 हफ्ते तक और चलेगा। सभी निवासियों से गुजारिश है कि वो घर से बाहर निकलने से बचें। रेडियो चालू होते ही ये मनहूस खबर सुनने को मिल गई। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगा कि मेरे बैकपैक में रखा पानी और ब्रेड खाने के लिए काफी होंगे या नहीं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस बत्तख को साथ नहीं लाता, उसकी जगह थोड़ा और खाना पानी रख लेता। ग्रीनलैंड का तापमान पिछले कुछ दिनों में 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब पहुंच गया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दुनिया भर में मौसम का भयानक कहर। आधी धरती लाल हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 10 सालों में अधिकतम तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लू जो ने कुछ चैनल बदले और फिर चुपचाप रेडियो बंद कर दिया। आगे सुनने का कोई मतलब भी नहीं था। हर खबर बस बेचैनी बढ़ाने वाली थी। सब तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था ना कि श्याओमिंग को गर्मियों की छुट्टियों में मेरी माँ के घर पहाड़ों पर ले चलते हैं। पर नहीं, तुम्हें तो मेरी सुननी ही नहीं थी। अब भुगतो। अब बिल्कुल भिखारियों जैसी हालत हो गई है। खिड़की के बाहर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। एक पति पत्नी अपनी छोटी बच्ची के साथ हमारी गाड़ी के पास से गुजरे और बगल वाली गाड़ी में बैठ गए। हमारी एसयूवी सीढ़ियों के काफी करीब खड़ी थी, इसलिए और भी बहुत से लोग हमारी गाड़ी के पास से गुजर रहे थे। उनमें बूढ़े भी थे और बच्चे भी। ज्यादातर पूरे के पूरे परिवार थे। सब बहुत जल्दी में थे। मैं खामोशी से उन्हें देखती रही। सिर के ऊपर जल रही बत्ती कुछ बार टिमटिमाई और उसके साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई। लिफ्ट तो बंद पड़ी है, फिर इस पार्किंग की बत्तियों में बिजली कहाँ से आ रही है? वेंटिलेशन पंखों की आवाज भी नहीं आ रही थी, बस ये बत्तियां ही जल रही थी। मैं ये सोच ही रही थी कि तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे लू जो ने अचानक जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। उसने गुस्से में एक भद्दी गाली बकी और मेरा पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। मेरे दिमाग में अचानक अतीत की वो भयानक यादें ताजा हो गई। मेरे उस पूर्व पति के खून से सने हुए वो मुके। फॉन छिंग, मुझसे गलती हो गई, हमें वापस ऊपर जाना होगा। लू जो ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। तुम ठीक तो हो ना? उसने बड़ी फिक्र से पूछा। मैंने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। तुम अभी क्या कह रहे थे? पहले थोड़ा पानी पी लो। उसने मुझे पानी की बोतल बढ़ाई, पर मैंने नहीं ली। मैं पीछे हटने की अपनी घबराहट को दबाते हुए अपने बैग से मिनरल वाटर की बोतल निकाली और आधा पानी गटगटा गई। मेरे दिल की धड़कन अब थोड़ी सामान्य हुई। फॉन छिंग, हमें नीचे नहीं आना चाहिए था। यहाँ बहुत ज्यादा गाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर में यहाँ भयंकर गर्मी हो जाएगी और ये बहुत खतरनाक भी है। लू जो ने पानी वापस बैग में रखा और बोला, तुम्हारा मतलब है कि? मुझे भी खतरे का एहसास हुआ और मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। जिनके पास भी गाड़ियां हैं, उन सब ने गर्मी से बचने के लिए अपनी गाड़ियों में छिपने का ही सोचा है। आसपास की 10 में से 8 गाड़ियां तो स्टॉप भी हो चुकी थी और लोग अभी भी खाली गाड़ियों में बैठ रहे थे। गाड़ियों के धुएं से यहाँ का तापमान और बढ़ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर भी जानलेवा हो जाएगा। हमें वापस ऊपर चलना होगा, लू जो ने मुझे देखते हुए कहा। मैंने अपना सिर सहलाया। नीचे आना तो आसान था, पर ऊपर जाना मौत है, और वो भी 16वीं मंजिल तक।
ये तो जान ही ले लेगा। अगर तुम ऊपर नहीं जाना चाहती तो मेरी गाड़ी में ही रुक सकती हो। जब तक तुम गाड़ी से बाहर नहीं निकलोगी मुझे नहीं लगता कोई खतरा होगा। लेकिन लू जुओ कुछ कहते कहते रुक गया। जैसे ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म होगा मुझे हवा के लिए गाड़ी से बाहर आना ही पड़ेगा। तब न सिर्फ इस भयंकर गर्मी में भूनना पड़ेगा बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अंदर जाने से जहर भी फैल सकता है। मैं ऊपर चलूंगी। सब कुछ सोचने समझने के बाद मैंने अपना फैसला कर लिया था। हम दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे का इशारा समझकर अपने अपने बैकपैक चेक किए, उन्हें अपनी पीठ पर लादा और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। बगल वाली कार में एक छोटी बच्ची खिड़की से बाहर झांक रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनकी कार की खिड़की खटखटाई। तुम ये क्या कर रही हो? उसकी माँ ने बच्ची को अपनी तरफ खींच लिया और मुझे घूर कर देखा। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल खतरनाक हो सकता है। मेरा मानो तो आप लोग घर चले जाओ, मैंने जोर से चिल्लाकर कहा। मुझे परवाह नहीं थी कि उसे मेरी बात समझ आई या नहीं। मैं तुरंत पलटी और लू जुओ के पीछे पीछे चल दी। वो हमारे सबसे करीब थे, इसलिए मैंने उन्हें सावधान करने का अपना फर्ज निभा दिया था। मुझे कोई महान संत बनने की जरूरत नहीं थी। हम सीढ़ियां चढ़कर 5वीं मंजिल तक पहुँचे। वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से जा चुका था। जमीन पर बस पानी की खाली बोतलें पड़ी थी और ऊपर जाने पर सीढ़ियों पर सिर्फ नीचे जाने वाले लोगों की भीड़ थी। हमें ऊपर जाता देख बहुत से लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग हमारी तरह ऊपर भी जा रहे थे जो अलग अलग मंजिलों पर रुककर सुस्ता रहे थे। शायद उन्हें भी हमारी तरह खतरे का अंदाजा हो गया था। 10वीं मंजिल पर हम एक जान पहचान वाले से टकराए। वो हमारी बिल्डिंग का मैनेजर शाओ चेन था। क्या तुम लोग अपना कुछ सामान लेने वापस जा रहे हो? वो ऊपर से हाँफते हुए नीचे आ रहा था। उसकी पीठ पर भी हमारी तरह एक बैग टंगा था। हमें देखकर वो एकदम हैरान रह गया। हम घर जा रहे हैं और अब वापस नीचे नहीं आएंगे। अच्छा होगा कि तुम पार्किंग में मौजूद लोगों को बता दो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ सकता है, जहर फैल सकता है। लू जुओ ने उसे जवाब दिया। शाओ चेन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने धीरे से कुछ बड़बड़ाया। फिर अचानक वो लू जुओ के कान के पास आया और धीरे से कुछ फुसफुसाया। मैंने देखा कि लू जुओ का चेहरा उलझन से, हैरानी और फिर खौफ में बदल गया। लू जुओ ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? शाओ चेन बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, अपना ख्याल रखना। शाओ चेन ने लू जुओ का कंधा थपथपाया और जल्दबाजी में नीचे की तरफ भाग गया। उसने क्या कहा? मैंने घबराते हुए पूछा। लू जुओ मेरी तरफ पलटा। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। उसके माथे से पसीने की मोटी मोटी बूंदें टपक रही थी। फैंग छिंग, मुझे नहीं पता कि मेरा फैसला सही है या नहीं। अब तुम्हें चुनना होगा, ऊपर घर की तरफ जाना है या वापस नीचे अपनी कार में। शाओ चेन ने अभी बताया कि इस वक्त बाहर तापमान 48 डिग्री नहीं बल्कि 56 डिग्री है। 56 डिग्री, तुम समझ रही हो इसका मतलब? 56 डिग्री में तो वायरस भी सिर्फ 30 मिनट जिंदा रह सकता है। इंसानों का क्या होगा? मेरी सांसें उखड़ रही थी और वो भी बुरी तरह हाँफ रहा था। उस छोटी सी जगह में सिर्फ हम दोनों के हाँफने की आवाजें गूंज रही थी और हमारे आसपास की गर्मी लगातार बढ़ रही थी। सांस लेना और छोड़ना भी ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सोना बाथ में बैठे हों। एकदम दमघोटू गर्मी, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 56 डिग्री, लेकिन इंडिया में तो कई सालों से तापमान 55 डिग्री तक जा रहा है ना? मैंने पलटकर पूछा। यह आंकड़ा इतना डरावना था कि मुझे लगा लू जुओ ने पक्का कुछ गलत सुना होगा। शायद 46 डिग्री होगा। 46 डिग्री भी बहुत डरावना है। इतने कम समय में तापमान अचानक 56 डिग्री कैसे पहुंच सकता है? लू जुओ ने सख्त आवाज में कहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम घर जाना चाहती हो या वापस कार में? तुम क्या चाहते हो, घर जाना या कार में? मैंने वही सवाल उस पर वापस उछाल दिया। मैं घुटनों पर हाथ रखे हाँफ रही थी। इस भयानक गर्मी की वजह से हवा में ऑक्सीजन कम महसूस हो रही थी। ऊपर से हम इतनी सीढ़ियां चढ़ चुके थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर आग से जलने लगा है। लू जुओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पानी की एक बोतल खोली, आधी बोतल पी ली और बाकी आधा पानी अपने सिर पर डाल लिया। गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया था। आंखों के नीचे के काले घेरे तो जैसे गायब ही हो गए थे। मैंने भी अपने बैग से बची हुई आखिरी पानी की बोतल निकाली और उसकी तरह ही आधा पानी पी लिया। बचा हुआ पानी अपने सिर पर उड़ेल लिया। पानी की ठंडी बोतल मेरी 80% पिघल चुकी फ्रोजन बत्तख से सटी हुई थी। उससे थोड़ी ठंडक मिली जिससे मेरे दिमाग को जरा होश आया। गर्मी से भून चुके अपने दिमाग पर जोर डालकर मैंने सोचने की कोशिश की। शाम के 4:30 बज रहे थे।
सूरज ढलने में अभी कम से कम 1.5 घंटा बाकी था। अगर ऐसा बढ़ी ही नहीं चला तो घर के अंदर और बाहर के तापमान में बस 3 से 5 डिग्री का ही फर्क होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं घर गया तो मुझे 50 डिग्री से भी ज्यादा की जानलेवा गर्मी सहनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं वापस गाड़ी में जाता हूँ, मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक मुझे शीशा टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। इतनी भयंकर गर्मी से खिड़कियों के लोहे के फ्रेम पिघलकर टेढ़े हो गए थे और शीशे चटक रहे थे। आग जैसी तपती हुई हवा का एक झोंका सीधा अंदर आया। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो, लुजो ने घबराते हुए कहा और तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे दौड़ लगा दी। इस गर्मी का कहर हमारी सोच से भी परे था। हम जैसे ही आगे बढ़े, हमें हर तरफ से शीशे टूटने की खौफनाक आवाजें आने लगी। कुछ तो खिड़की से निकलकर सीधा नीचे गिर रहे थे। शीशे के टुकड़े हर तरफ फर्श पर बिखरे थे। 13वीं मंजिल। मेरी हालत कुत्तों जैसी हो गई थी। जीभ बाहर लटकी हुई और मेरी सांसें फूल रही थी। उबलती हुई रेलिंग को पकड़े पकड़े मेरे पैर सुन्न पड़ गए थे। मुझसे चला नहीं जा रहा था। तभी लुजो ने पीछे मुड़कर मुझे जोर से खींचा। उसने मुझे घसीटते हुए ऊपर भगाया। ऐसा लग रहा था जैसे ये गर्मी कोई जिंदा दानव हो, जो आग उगलने वाले ड्रैगन का रूप लेकर हमारे पीछे पड़ा हो, जो हजारों डिग्री की आग उगल रहा था और किसी भी पल हमें जलाकर राख कर सकता था। 14वीं मंजिल। 15वीं मंजिल। उफ, इतनी गर्मी की शरीर से पसीने की बूंद गिरते ही भाप बन रही थी। आखिरी मंजिल तक आते आते तो मैं घुटनों के बल रेंगने लगा था। मेरे हाथ फर्श पर पड़ते ही बुरी तरह जल रहे थे, लेकिन दर्द से चीखने के लिए भी मेरे गले में ताकत नहीं बची थी। हमें जल्दी अंदर जाना होगा। लुजो हड़बड़ाहट में अपनी चाबियां ढूंढने लगा, पर उसे चाबी मिल ही नहीं रही थी। मैंने पीछे से उसकी शर्ट पकड़ी और अपने घर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। पासवर्ड है 0726। बीप। घर में आपका स्वागत है। शुक्र है गर्मी से दरवाजे का लॉक खराब नहीं हुआ था। हम गिरते पड़ते किसी तरह अंदर घुसे। अंदर बची हुई थोड़ी सी ठंडी हवा को हमने ऐसे खींचा जैसे जिंदगानी मिल गई हो। वाह, कितना बड़ा फ्रीजर है। मैंने लुजो की खुशी से भरी आवाज सुनी। हमारा घर आना एकदम सही फैसला था। मैंने बहुत सारी बर्फ जमा करके रखी थी क्योंकि मुझे लगा था पानी चला जाएगा। बाथरूम में भी मैंने बहुत सारा पानी भर कर रखा है। अब हम बाकी का 1-1.5 घंटा आराम से काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ही देर बाद मैं पानी से भरे बाथटब में लेटा हुआ था और मेरे आसपास कई फ्रोजन मुर्गियां तैर रही थी। लुजो सामने टॉयलेट सीट के ढक्कन पर बैठा था। उसके पैरों के पास पानी के टब में एक फ्रोजन बत्तख पड़ी थी। वो अपने पैर पानी से भरे टब में डुबोए हुए था और एक टब उसने अपनी जांघों पर भी रखा था। उस टब में हाथ डालकर उसने एक फ्रोजन बत्तख को कसकर पकड़ा हुआ था ताकि ठंडक मिल सके। पूरे बाथरूम में जमे हुए फ्रोजन मुर्गियां और बत्तखें बिखरी हुई थी। ये नजारा बड़ा ही अजीब और मजेदार था, पर सच कहूं तो बस काम चलना चाहिए। कम से कम बाथरूम का तापमान तो कम हो गया था, इतना कि हम जिंदा रह सके। भाई, तू भी ना सच में एक नंबर का जुगाड़ी है। फ्रीजर में इतना सारा फ्रोजन मांस क्यों भर रखा है? क्या तुझे ज़ॉम्बी अटैक का डर था? लुजो पानी में बत्तख के साथ खेलते हुए मजाकिया अंदाज में बोला। मैं तो चाहूंगा कि ज़ॉम्बीज का हमला हो जाए, कम से कम इस तरह। मैं घर में कुछ महीनों तक छिपकर आराम से तो पड़ा रहूंगा, गर्मी से मरने का डर तो नहीं रहेगा, मैंने रूखेपन से कहा और खिड़की से बाहर देखने लगा। शायद ये खिड़की थोड़ी छोटी थी और छांव में भी थी, इसलिए इस भयानक गर्मी से चटक कर टूटी नहीं। बाहर सोने जैसे चमकते शहर का एक झूठा नजारा दिख रहा था, जो बिल्कुल भी असली नहीं लग रहा था। अगर ये कोई सपना है न, तो मैं बस जल्दी से जागना चाहता हूँ। 2 घंटे बाद आखिरकार सूरज ढल ही गया। शहर की छतों से वो सुनहरी चमक गायब हो गई और अंधेरे ने धीरे धीरे पूरी जमीन को अपनी चादर में लपेट लिया। 1 और घंटा बीत गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कुछ मंजिलों पर मोमबत्तियों की रोशनी झिलमिला रही थी। लगता है अभी भी बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में ही डटे हुए हैं। लुजो ने दरवाजा खोला और बाथरूम से बाहर आया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, आखिरकार थोड़ी ठंडक मिली। उसके बिना कहे ही मुझे भी महसूस हो गया था कि मौसम अब ठंडा हो गया है, क्योंकि पानी में इतनी देर डूबे रहने की वजह से मुझे हल्की सी ठंड लगने लगी थी। मैं बाथटब से उठा और अपनी इस बेहाल हालत को ठीक करने की सोची, लेकिन जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, अचानक मेरा सिर बुरी तरह चकराने लगा। अरे नहीं, अगले ही पल मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी और मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मुझे लिविंग रूम का पंखा और लाइट दिखाई दी।
मैं लिविंग रूम के फर्श पर पड़ा हुआ था। बाहर आसमान में हल्की सी सफेदी छाने लगी थी। इसका मतलब मैं पूरी रात बेहोश रहा। उठ गए? लू जो ने मुझे कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल थमाते हुए कहा। एक अच्छी खबर है और 3 बुरी खबरें। तुम पहले कौन सी सुनना चाहोगे? अच्छी वाली। मैं अपनी ही फटी और सूखी आवाज सुनकर चौंक गया और मैंने जल्दी से बोतल से एक घूंट पिया। लू जो ने सिर हिलाया। अच्छी खबर ये है कि तुम अभी जिंदा हो। और बुरी खबरें क्या हैं? मैंने पूछा और फिर से एक घूंट पिया। ड्रिंक अब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी पीने में बहुत अच्छी लग रही थी। इसे पीने के बाद मुझे अपने शरीर में थोड़ी ताकत लौटती हुई महसूस हुई। मैं उठकर बैठा और अपने हाथ पैर हिलाकर देखे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। पहली बुरी खबर ये है कि कल आधी रात को पानी चला गया था। बिजली अभी तक नहीं आई है और फोन में कोई सिग्नल भी नहीं है। मतलब सब कुछ ठप। मैं एकदम चुप हो गया। अगर आज भी कल जैसी ही भयानक गर्मी रही तो शायद हमारा जिंदा बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, याद आया। तुम्हें एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ। फोन का रेडियो अभी भी काम कर रहा है। बैटरी खत्म होने से पहले हम न्यूज सुन सकते हैं। मेरे फोन में बस 1% बैटरी बची है। लू जो मुस्कुराया और उसने रेडियो ऑन कर दिया। चाइना नेशनल रेडियो। सभी नागरिकों से गुजारिश है कि दिन के वक्त अपने घरों के अंदर ही रहें और खूब पानी पीते रहें। बाहर बिल्कुल न निकले और बचाव दल का इंतजार करें। इस भयंकर गर्मी से देश के 9 राज्य प्रभावित हुए हैं और अधिकतम तापमान 60 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई और वो अपने आप स्विच ऑफ हो गया। मैं सुन्न होकर बस उसे घूरता रहा। अधिकतम तापमान 60 डिग्री। ये नंबर सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सच में किसी आग के पहाड़ पर रह रहा हूँ। कोई पावर बैंक है क्या यार? लू जो को इस हालत में भी मजाक सूझ रहा था। मैं स्टडी रूम में गई और दराज से 2 पावर बैंक निकाले। मैं बस उसे देने ही वाली थी कि अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। पावर बैंक। लू जो, अंदर आकर जरा मेरी मदद करना। मैंने एक कुर्सी खींचते हुए कहा और उसे बुकशेल्फ के नीचे रख दिया। तुम क्या करने वाली हो? वो सबसे ऊपर जो कुरियर के डब्बे रखे हैं ना, उनमें से सबसे नीचे वाला डब्बा उतारना। हाँ, वही चौकोर वाला। ये वाला? ये तो थोड़ा भारी है। आप जरा संभल कर। लू जो कुर्सी पर चढ़ा और उसने वो डब्बा नीचे उतार लिया। हाँ, बिल्कुल यही। मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने डब्बा लिया और उसे बड़े आराम से जमीन पर रख दिया। ये क्या है? लू जो ने पूछा। घरेलू सोलर चार्जिंग सिस्टम। क्या? घरेलू सोलर चार्जिंग सिस्टम? मैंने बहुत पहले खरीदा था। इसे तो मैंने कभी खोला भी नहीं था। भाई, मैं भी ना सच में कमाल हूँ। पिछले कुछ सालों में कंपनी के मैनेजमेंट में प्रमोशन मिलने से मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए थे, तो बस जमकर शॉपिंग की थी। जो भी चीज दिलचस्प या काम की लगती, मैं उसे उठाकर घर ले आती। अगर मुझे सही से याद है तो ये सोलर चार्जिंग सिस्टम मैंने 1.5 साल पहले खरीदा था। उस वक्त मैं एक आरवी लेकर घूमने जाने वाली थी, लेकिन पार्किंग की दिक्कत सोचकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन कैंपिंग और सर्वाइवल का बहुत सारा सामान मैं पहले ही खरीद चुकी थी। दीदी, आप तो एकदम जबरदस्त हो। आपके पास इतनी मस्त चीज रखी थी। ये सुनकर लू जो भी खुशी से उछल पड़ा। उसने फटाफट डब्बा खोलने में मेरी मदद की और मैनुअल पढ़कर उसे सेट करने लगा। आधे घंटे बाद, सूरज उगने से ठीक पहले, हमने बेडरूम की खिड़की पर सोलर पैनल लगा दिए। खिड़की के पर्दे खींच दिए और एक फ्रीजर को घसीटकर बेडरूम के अंदर ले आए। छोटे छोटे पंखे चारों तरफ लगा दिए। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठा और एक बार फिर पूरी दुनिया सुनहरी धूप से जगमगा उठी। तापमान तेजी से बढ़ने लगा। लू जो ने मेरी तरफ देखा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसने झट से स्विच ऑन कर दिया। भन भन, फ्रीजर के चालू होने की आवाज आई और साथ ही छोटे पंखे भी घूमने लगे। वो आवाज उस वक्त किसी मधुर संगीत जैसी लग रही थी। जब मैंने ये फ्रीजर खरीदा था ना, तो मुझे लगा था कि मुझे डीप फ्रीज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने कम वॉट वाला मॉडल ही लिया था। अगर इस सोलर पैनल ने सही से काम किया तो इसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रीजर कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलों से पूरा भरा हुआ था। कुछ मेरी थी और बाकी लू जो अपने घर से लेकर आया था। उसने बताया कि वो एक गेमिंग स्ट्रीमर है जो अक्सर 10-15 दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकलता, इसलिए उसके पास भी राशन का अच्छा खासा स्टॉक था। हमने अपने सारे खाने पीने के सामान का हिसाब लगाया। आइसक्रीम तो पूरी तरह पिघल चुकी थी और उसे संभालना बहुत मुश्किल था, तो मैंने उसे सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। फ्रीजर में पहले से ही 6 मुर्गियां, 3 बत्तखें, सुअर का आधा हिस्सा और करीब 2.5 किलो बीफ स्टेक रखा था। इसके अलावा 2 मछलियां और 1 पैकेट झींगे भी थे।
इतने भयंकर गर्म मौसम में इन सब मांस को ताज़ा रखना बहुत मुश्किल था। तो हमने सोचा कि इससे पहले कि ये सब सड़ना शुरू हो जाए, क्यों न इन सबको बालकनी के फर्श पर फैला दिया जाए। शायद आज की इस झुलसाने वाली गर्मी में भूनकर ये बिल्कुल सूख जाए, ताकि इसे लंबे समय तक बचाकर रखा जा सके। हरी पत्तेदार सब्जियां तो कल रात की गर्मी की वजह से लगभग पूरी तरह सड़ चुकी थी। उनमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हमने उन्हें खाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की, क्योंकि अगर पेट खराब हो गया तो लेने के देने पड़ जाते। मजबूरी में उन्हें भी बालकनी में ही डालना पड़ा। मैंने उन पर थोड़ा नमक छिड़क दिया, शायद वो भी सूखकर काम आ जाएं। और हाँ, अंडे मैंने उन्हें बस एक कपड़े में लपेटा और बालकनी के रैक पर रख दिया, इस उम्मीद में कि शायद इस गर्मी से ही वो उबल जाएं। जब हम अपने स्नैक्स गिन रहे थे तो मैंने देखा कि गर्मी की वजह से चिप्स के 2 पैकेट फट चुके थे और वो एकदम कड़क और कुरकुरे हो गए थे। मैंने एक पॉलीथिन ली और जमीन पर गिरे सारे चिप्स उसमें भर लिए। बाकी बचे हुए सही सलामत पैकेट्स, बिस्कुट और ब्रेड को उठाकर हम बेडरूम में ले आए। डिब्बाबंद खाना और चावल अभी भी किचन की अलमारियों में ही रखे थे। हमने फिलहाल उन्हें वहीं रहने दिया। फिर सेब का एक थैला था। हमने सोचा कि ताज़ा रहते ही इन्हें फटाफट खा लेते हैं। अगले 2 दिनों का हमारा खाना यही होगा। दीदी, तुम तो सच में कमाल हो, घर में इतना सारा खाना छिपा कर रखा था। लू जो ने हैरानी से कहा। उफ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे दीदी मत बुलाओ, बस मेरे नाम से पुकारो। चिंग चिंग दीदी, चुप रहो वरना बाहर निकाल दूंगी। मैं बेडरूम से बाहर आई, क्योंकि अभी तापमान बहुत ज्यादा नहीं था। स्टडी रूम से कुछ किताबें उठा लाई। जब से इन्हें खरीदा था तब से पलट कर भी नहीं देखा था। अब इस आफत के मौसम में बाहर तो जा नहीं सकते और बिजली नहीं है तो फोन भी नहीं चला सकते, तो बस पढ़ने के लिए यही सही है। लू जो भी समझदारी दिखाते हुए मुझे परेशान करने नहीं आया। वो दरवाजा खोलकर बाहर गया और लौटते वक्त कुछ किताबें ले आया। उसने कोने में एक कुर्सी खींची और खुद ही बैठ गया। जैसे जैसे वक्त बीता, गर्मी और बढ़ने लगी। हमने फ्रीजर को थोड़ा सा खोल दिया और छोटे पंखों को अगल बगल रखकर चालू कर दिया ताकि ठंडी हवा आए। जब गर्मी और बढ़ी तो हमने फ्रीजर को थोड़ा और खोल दिया ताकि कमरे का तापमान ऐसा रहे जिसे इंसान सह सके, और फिर बस पानी पीते रहे ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। इस देसी जुगाड़ के बावजूद दोपहर होते होते हम दोनों की हालत खराब हो गई। बस बैठे बैठे ही पसीने से तरबतर हो रहे थे। किताबें भी पसीने से भीग गई थी। वो जो कहते हैं ना कि मन शांत हो तो अपने आप ठंडक लगती है, इतनी भयानक गर्मी में ये सब बकवास है। गनीमत है कि हम किसी तरह बच गए। आज का सबसे ज्यादा तापमान 58 डिग्री था और ये भयंकर गर्मी अभी और चलेगी। शाम को हमने अपने फोन चार्ज किए, रेडियो चालू करके खबरें सुनी और हम दोनों अंदर तक सिहर उठे। अगर वो जान बचाने वाला सोलर चार्जर ना होता तो मुझे और लू जो को सच में नहीं पता था कि हम कैसे जिंदा बचते। अंधेरा होने के बाद हमने फोन की टॉर्च जलाई और बालकनी में रखा सारा मांस अंदर ले आए। बाहर जाते वक्त मैं फिसलते फिसलते बची, क्योंकि जमीन पर मांस से टपकी हुई चर्बी फैली थी। भुने हुए मांस की खुशबू इतनी तेज थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये खुशबू किसी बुरे इंसान को यहाँ न खींच लाए। कई दिनों तक बहुत खौफ में रहे। आधी रात को भी ठीक से नींद नहीं आती थी। शुक्र है कि कोई और वहाँ नहीं आया। लू जो हर रात अपने घर सोने जाता और दिन में मिन्नतें करके मेरे पास आ जाता। दूसरे दिन से वो ढेरों बोर्ड गेम्स उठा लाया और उन बची हुई किताबों के साथ हमारा काफी वक्त कट गया। हम रोज धूप में सूखा हुआ भुना मांस खाते और कभी कभी स्नैक्स का पैकेट खोल लेते, साथ में फ्रीजर की ठंडी ड्रिंक्स पीते। इस गर्मी की आदत पड़ने के बाद एक पल के लिए तो लगा कि जिंदगी कितनी सुकून भरी है, पर मैं जानती थी ये सिर्फ मेरा वहम है, क्योंकि इस भयंकर गर्मी का एक एक दिन बीतने के साथ रात के वक्त सामने वाली बिल्डिंग में जलने वाली मोमबत्तियां कुछ कम हो जाती थी। एक हफ्ते बाद की रात मैं सो रही थी। सपने में मैं अपनी विरोधी कंपनी के लोगों के साथ जासूसी का खेल खेल रही थी। वो जीत गए, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मैंने उन्हें खुशी में पार्टी पॉपर फोड़ते देखा। मैं बगल में खड़ी होकर उनके लिए तालियां बजा रही थी और तभी बूम, एक जोरदार धमाके ने मुझे नींद से जगा दिया। मैं झटके से उठ बैठी और खिड़की के बाहर देखा। तब समझ आया कि वो कोई पार्टी पॉपर नहीं था, बल्कि सामने वाली बिल्डिंग में कहीं धमाका हुआ था। आग की लपटों ने अंधेरी रात को चीर कर रख दिया था। पिछले कुछ दिनों से ऐसे धमाकों की आवाजें आ ही रही थी। रात में मैंने आग और काले धुएं का गुबार भी देखा था, लेकिन वो सब मुझसे बहुत दूर था। पर ये धमाका सबसे करीब था। धड़ाम, एक और जोरदार धमाका हुआ। खिड़कियों के कांच भी कांप उठे। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं बिस्तर से कूदी और भागकर बाहर आई।
जब मुझे होश आया तो मैं लू जो की कमर से लिपटी हुई थी और बुरी तरह कांप रही थी। कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ, सामने वाली बिल्डिंग है, आग यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। उसने थोड़ी झिझक के साथ अपने हाथ बढ़ाकर मेरे बालों को सहलाया। मैं सिहर उठी और उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। फांग चिंग, तुम पास मत आओ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने दांत भींचे और पीछे हटते हुए बेडरूम में जाकर तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। सामने वाली बिल्डिंग पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो चीजों के जलने की चटकती आवाजें और लोगों की चीखें साफ सुनाई दे रही हूँ। फांग चिंग, तुम ठीक तो हो? लू जुओ ने दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। मैं नीचे बैठ गई, अपने घुटनों को बाहों में जकड़ लिया और कानों को कसकर बंद कर लिया। दिमाग में गूंजती दरवाजा पीटने की डरावनी आवाज और लू जुओ की दस्तक, दोनों मिलकर बारिश की बूंदों की तरह मुझ पर हमला कर रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मैंने चीखते हुए कहा। फांग चिंग, मैं यहीं बाहर हूँ, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। लू जो शायद यही कह रहा था और फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई। मुझे उसकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। मैं बस वहीं दुबकी हुई खिड़की से सामने वाली इमारत में भड़कती आग को देख रही थी। खिड़की पर कोई नजर आया जो मदद के लिए पागलों की तरह टॉर्च हिला रहा था। कुछ लोग ऊपर की मंजिलों से पानी भी फेंक रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लपटें और भी विकराल होती जा रही थी, इतनी विकराल कि देखते ही देखते उसने पूरी इमारत को ही निगल लिया। आग की लपटें आसमान छू रही थी। विडंबना देखिए, सामने वाली इमारत जलकर भस्म हो रही थी और एक धधकता हुआ नर्क बन गई थी। लेकिन 100 मीटर से भी कम दूरी पर मौजूद इस जगह के तापमान में ज्यादा फर्क नहीं आया था। हे भगवान, अगर सच में दुनिया खत्म होने वाली है तो प्लीज मुझे जल्दी से इस अजाब से मुक्ति दे दे। घुटनों को जकड़े हुए मैं खुली आंखों से सुबह होने का इंतजार करती रही। वो भयंकर आग पूरी रात जलती रही। सुबह होने तक भी वो पूरी तरह से बुझी नहीं थी। बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं घबराकर जमीन पर गिर पड़ी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोनों पैर सुन्न हो चुके थे। फांग चिंग, मैं लू जो हूँ, जरा बाहर तो देखो, क्या बारिश हो रही है? उसने कहा। कहने को तो बारिश थी, लेकिन असल में बस इक्का दुक्का बूंदे ही थी। अगर ध्यान से न देखो तो पता ही नहीं चलता कि ये बारिश है, क्योंकि ज्यादातर पानी तो हवा में ही भाप बन जाता था। आधे घंटे बाद मैंने बालकनी से नीचे झांका। जमीन अभी भी धूप से तप रही थी। सूरज निकल आया था और तापमान हमेशा की तरह बढ़ रहा था। शायद पड़ोस के शहर में कृत्रिम बारिश करवाई गई थी और उसी की कुछ बूंदें यहाँ आ गिरी थी। लू जो अपना फोन पकड़े मेरे पीछे खड़ा था। भले ही इतनी सी बारिश का कोई फायदा नहीं, लेकिन कृत्रिम बारिश होने का मतलब है कि सरकार अभी भी काम कर रही है। अगर हम बस टिके रहें तो एक न एक दिन मौसम जरूर ठंडा होगा। हमें जिंदा बचने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सामने वाली इमारत में कुछ जगह आग फिर से सुलगने लगी थी। काले धुएं के गुबार ने आसमान के एक हिस्से को ढक लिया था। काले धुएं के बीच से छनकर आती धूप किसी लाल सुई की तरह चुभ रही थी, जिसके चारों तरफ एक जानलेवा नारंगी चमक थी। ये सब देखकर हम दोनों ही अंदर तक दहल चुके थे और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लग रहा था। ताश खेलते हुए भी हम बार बार भूल जाते कि कौन सा पत्ता फेंका था। हारकर हमने खेलना ही बंद कर दिया और अपनी अपनी किताबें पढ़ने लगे। बीच में जब मैं वॉशरूम गई तो देखा कि बाथटब में फ्लश करने के लिए रखा हुआ पानी लगभग खत्म होने वाला है। बेसिन और बाल्टियां तो पूरी तरह सूख चुकी थी। इन दिनों पानी बचाने के लिए हमने बिना कहे ही ये नियम बना लिया था कि सिर्फ बड़े काम के लिए ही फ्लश का इस्तेमाल करेंगे। नहाने के नाम पर भी हम बस गीले तौलिए से शरीर पोंछ लेते थे। लेकिन इतनी भयंकर गर्मी में पानी का भाप बनना लाजिमी था। अब फ्लश के लिए ज्यादा पानी नहीं बचा था। अब से हम दिन में बस एक ही बार फ्लश करेंगे। वॉशरूम से बाहर निकलते हुए मैंने लू जो से कहा। मेरी बात सुनकर लू जो ने एक फीकी सी मुस्कान दी, लेकिन मना नहीं किया। हम दोनों जानते थे कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। शुक्र है भगवान का। 3 दिन बाद आधी रात को आखिरकार झमाझम बारिश होने लगी। ये भी कृत्रिम बारिश ही थी, लेकिन इस बार ये हमारे शहर के ऊपर हो रही थी। बाहरी इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही थी। खिड़की पर टकराती पानी की बूंदों की आवाज से मेरी नींद एकदम खुल गई। लू जो भी दौड़कर मेरा दरवाजा खटखटाने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमने घर के सारे बर्तन और बाल्टियां बालकनी में रख दी ताकि जितना हो सके उतना पानी जमा कर ले, और फिर तौलिया लेकर जल्दी जल्दी नहाने और बाल धोने लग गए। वो बारिश में खड़े होकर खुशी से चिल्ला रहा था। मैंने भी अपनी शर्म व हया एक तरफ रखी और लू जो की तरफ पीठ करके बारिश के पानी से अपने शरीर की सारी चिपचिपाहट धो डाली।
चेहरे पर पड़ती उन ठंडी बूंदों को महसूस करके मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। मुझे ऊपर नीचे के फ्लैट से भी लोगों के हंसने की आवाजें आ रही थी। साफ था कि इस इमारत में अभी भी बहुत से लोग डटे हुए थे और हार नहीं मानी थी। आधे घंटे बाद बारिश रुक गई। वो जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी चली भी गई। बाल्टी 1/3 से भी कम भरी थी, लेकिन इससे हमें काफी ठंडक और उम्मीद मिली। मैंने और लू जो ने इसी खुशी में खुद को इनाम देने के लिए पीले आड़ू के 2 डिब्बे खोले। खाना अभी भी बहुत बचा हुआ था। वैसे भी इतनी भयानक गर्मी में भूख कहाँ लगती है। हमने उस भुने हुए आधे सुआ को तो छुआ तक नहीं था, बस कुछ बत्तखें और मुर्गियां ही खाई थी। पीने के पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की तो वैसे भी कोई कमी नहीं थी। बस थोड़ा और सब्र करना है, हम ये मुश्किल वक्त भी काट लेंगे। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मैंने बस साफ कपड़े पहने ही थे कि एक और खुशखबरी आ गई। फोन में नेटवर्क वापस आ गया था। दुनिया जहान की खबरें कहीं छूट न जाएं, इसलिए एक साथ ढेरों मैसेज फोन में धड़ाधड़ आने लगे। जब नेटवर्क नहीं था तब भी हम दोनों बिना कुछ कहे रोज अपना फोन फुल चार्ज रखते थे। मैंने फोन उठाया और मैसेजेस पर एक नजर डाली। ज्यादातर बस सेफ्टी अलर्ट और हीटवेव की वार्निंग्स ही थी। हेलो माँ, लू जो ने मेरे बगल में खड़े होकर घर पर फोन भी मिला लिया था। और एक मैं नालायक बेटी हूँ जो पीछे रह गई। मेरी प्यारी माँ। मैंने जल्दी से अपनी माँ को कॉल लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। फोन बंद आ रहा था तो मैंने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया। टू टू टू। बस लाइन बिजी होने की आवाज आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने झट से पापा का नंबर निकाला और कॉल किया। वो भी नहीं लगा। कुछ सोचकर मैंने बड़े मामा और तीसरे ताऊजी का नंबर भी निकाला और घर के सभी रिश्तेदारों को एक एक करके फोन लगाने लगी। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करना। पीने का पानी भी बहुत है, खाना भी खूब है। आप लोग बस अपना ख्याल रखना और बेवजह बाहर मत। लू जो फोन पर बात कर रहा था, लेकिन मेरी तरफ देखते ही उसकी आवाज अचानक रुक गई। माँ, जब तक गर्मी कम नहीं हो जाती आप लोग कहीं बाहर मत निकलना। सरकार जो कह रही है उसे मानना। मौसम थोड़ा ठीक होते ही मैं आप लोगों से मिलने आऊंगा। मेरी दोस्त को भी घर पर बात करनी है, उसे मेरा फोन चाहिए। मैं अभी फोन रखता हूँ। उसने 2-4 बातें और की और फोन काट दिया। फिर अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेरे वाले से ट्राई करके देख। मैंने बिना कुछ कहे फोन ले लिया और सबसे पहले अपनी माँ का वो नंबर डायल किया जो मुझे मुंह जुबानी याद था। स्विच ऑफ, अभी भी स्विच ऑफ। शायद उनके इलाके में बिजली कट गई होगी। मुझे एक के बाद एक कई कॉल करते और हारते देख लू जो ने कहा। लू जो ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, उनकी उम्र 60 के पार है न। मैं दोनों फोन मुट्ठी में जकड़े लगातार कॉल मिलाती रही और आखिरकार जब मैं पूरी तरह से उम्मीद हारने ही वाली थी, कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद मेरी एक कजिन ने फोन उठा लिया, जिससे सालों से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। हेलो हेलो, मैं छिंग छिंग बोल रही हूँ। कौन छिंग? दीदी, मैं सू छिंग छिंग, आपकी तीसरी मौसी की बेटी। क्या आपको पता है कि मेरी माँ के यहाँ क्या हालात है? मैं शहर से बाहर अकेली हूँ और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने खुद को शांत रखकर बात करने की पूरी कोशिश की। ओह, तो तुम हो? मुझे तो कुछ नहीं पता। एक काम करो, तुम शेल्टर होम में फोन करके पूछ लो। शुक्र है कि दीदी ने थोड़ी मदद कर दी और तुरंत मुझे वहाँ के सारे शेल्टर होम्स के नंबर भेज दिए। मैंने झट से कॉल लगाया, लेकिन 3 जगहों पर पूछने के बाद भी मुझे अपने मम्मी पापा का कोई सुराग नहीं मिला। मैं आगे और कॉल करने ही वाली थी कि तभी फोन से एक कंप्यूटर वाली आवाज आई। नमस्कार, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। नेटवर्क चला गया था। अरे अरे, तू रो मत न। लू जो ने घबराते हुए मुझे एक टिश्यू पेपर पकड़ाया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी। मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है। वो दोनों इतने बूढ़े हैं। इतनी भयानक गर्मी में उनका क्या होगा? भले ही शहरों के मुकाबले पहाड़ों पर थोड़ी ठंडक रहती है, लेकिन इस जानलेवा गर्मी में पहाड़ भी कहाँ बचे होंगे। ऊपर से न बिजली है और न ही नेटवर्क। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। सब ठीक होगा, देखना, वो बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे मम्मी पापा भी तो ठीक है ना? वो लोग भी तो शेल्टर होम में हैं। वहाँ उन्हें ऐस बड़ी ही की हवा मिल रही होगी और खाने को भी होगा, पीने के लिए पानी भी होगा। वो हमसे कहीं ज्यादा मजे में होंगे। ये कहते हुए लू जो ने मुझे पोंछने के लिए कुछ और टिश्यू थमा दिए। मैंने उसे ले लिया और अपना चेहरा टिश्यू में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। इतने दिनों की मुश्किलों में मैं नहीं रोई। सामने वाली बिल्डिंग की भयंकर आग से डरकर भी मैं नहीं रोई। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर पा रही हूँ, जो यहाँ से हजारों मील दूर हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मुझे इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी।
अकेले इतनी दूर आकर रहने की क्या जरूरत थी। साल में सिर्फ एक बार उनसे मिलने जाती थी। काश मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं हमेशा उनके पास ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तभी किसी के थोड़े हिचकिचाते हुए लेकिन गर्म हाथों ने मुझे हल्के से गले लगा लिया। मेरे बगल से मैं थोड़ी घबरा गई और मेरा शरीर हल्का सा कांप उठा। डरो मत, मैं हूँ, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम्हारे मम्मी पापा पक्का किसी ऐसी जगह होंगे जहाँ अभी नेटवर्क नहीं आया है। वो भी तुमसे बात करने के लिए बेचैन होंगे। अगर नेटवर्क एक बार आ सकता है तो दूसरी बार भी जरूर आएगा। हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। थोड़ा और इंतजार कर ले, ठीक है। हालांकि उसका गले लगाना थोड़ा अजीब सा था और मुझे दिलासा देने का तरीका भी कोई बहुत नया नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज सुनकर मैं धीरे धीरे शांत हो गई। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। लेकिन अगले कुछ दिनों तक कोई अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि गर्मी फिर से बहुत तेजी से बढ़ गई थी। बारिश करवाने से पहले जितनी गर्मी थी अब उससे भी ज्यादा हो गई थी। उफ, इतनी गर्मी। मैंने दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखा। जिस दिन मैंने पहली बार छुट्टी ली थी तब से लेकर अब तक 23 दिन बीत चुके थे। इस बीच तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बस जिस दिन वो नकली बारिश हुई थी उस दिन थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही पारा 60 डिग्री के पार चला गया। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। धरती अब बस फटने ही वाली थी, या फिर यूं कहूं कि इंसानों का अब जमीन पर जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं था। इंटरनेट पर कुछ लोग शायद सही ही कह रहे थे कि इंसान इस धरती के लिए किसी जानलेवा वायरस की तरह है और अब धरती को बुखार चढ़ गया है। वो तेज बुखार से इस वायरस को मारना चाहती है। ये हम इंसानों का अंत है। अरे कहाँ खो गई? जल्दी से इसे पकड़ने में मेरी मदद करो, ये गिरने वाला है। लू जो पानी की 2 पेटियां उठाए मेरे पास से गुजरा। इतनी भयंकर गर्मी से पानी की बोतलें पिघलकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी और एक बोतल प्लास्टिक से निकलकर बस गिरने ही वाली थी। मैंने झट से उसे पकड़ लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके घर में पानी की इतनी सारी बोतलें कहाँ से आ गईं। इन कुछ दिनों में वो कम से कम 10-12 पेटियां तो ढो ही चुका था। मैं बस यही सोच रही थी कि क्या गर्मी अभी और बढ़ेगी। मैंने पानी की पेटियों को उसके बेडरूम में रखने में उसकी मदद की और एक एक करके बोतलों को डीप फ्रीजर में डाल दिया। पिछले कुछ दिनों में जब गर्मी सबसे ज्यादा होती थी ना, तो मेरा मन करता था कि मैं खुद ही फ्रीजर के अंदर घुस जाऊं। तुम कुछ अच्छा क्यों नहीं सोचती? ये सोचो ना कि शायद आज गर्मी थोड़ी कम हो जाए। कल भी तो आधा डिग्री तापमान गिरा था ना। लू जो ने अपने होंठ भींचे। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे। इंसान चाहे कितना भी पानी पी ले, इस ओवन जैसी गर्मी में सब सूख ही जाता है। मेरे होठों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वैसे सच कहूं तो मुझे तो लग रहा है कि इस गर्मी की वजह से अब हमारे अंदर कोई म्यूटेशन होने वाला है। तुमने ध्यान नहीं दिया, इतनी गर्मी में भी हमें अब तक लू नहीं लगी है। उसने फ्रीजर का दरवाजा बंद किया, बस थोड़ा सा खुला छोड़ दिया और अपने कपड़ों से तेज तेज हवा करने लगा। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और पसीने से तरबतर था। मुझे एक बात समझ आई कि ये लड़का सच में बहुत ही शरीफ है। बस उस दिन को छोड़कर जब बारिश में हम नहा रहे थे, जब तक मैं यहाँ होती हूँ, इसे चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना लग रही हो, ये कभी अपनी शर्ट नहीं उतारता। अरे मेरे अंदर तो लू लगने वाले जीन ही नहीं है। बचपन में 40 डिग्री की गर्मी में भी मैं अपनी माँ के साथ खेतों में काम किया करती थी। मैंने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। ये सुनकर लू जो हंसते हुए मेरी तरफ मुड़ा, बिल्कुल किसी बुद्धू की तरह मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तुम इसे लू लगने वाला जीन कहती हो? क्या इत्तेफाक है, मेरे खानदान में भी पिछली 3 पुश्तों से किसी को लू नहीं लगी है। मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक कभी हीट स्ट्रोक नहीं हुआ मुझे। मेरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड 39 डिग्री की चिलचिलाती धूप में बास्केटबॉल खेलना है, जहां मैंने 3 विरोधियों और अपने 2 साथियों की ऐसी हालत कर दी थी कि उन्हें लू लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और हाँ, मैं ही वो इंसान था जिसने उनके लिए एम्बुलेंस बुलाई थी। वाओ, क्या बात है, एकदम गजब। चलो चीयर्स। मैंने एक ड्रिंक की बोतल बाहर निकाली और एक बोतल उसे भी थमा दी। अब हमारे पास ज्यादा ड्रिंक्स नहीं बची थी। हर एक घूंट के साथ बोतलें कम हो रही थी, लेकिन यार जिंदगी तो जीनी ही पड़ेगी ना। लू जो ने उसे ले लिया। हमने बड़ी खुशी खुशी एक साथ बोतलों के ढक्कन खोले। मैंने एक बड़ा सा घूंट लिया। क्या सुकून था। उसने एक गहरी आह भरी और उसी झोंके में जमीन पर लेट गया। ड्रिंक्स पूरी रात फ्रीजर में रखी थी तो जाहिर है सुकून तो मिलना ही था। इस भयंकर गर्मी में हमें खुद को ठंडा रखने के लिए फ्रीजर की ठंडी हवा की जरूरत थी, पर उसे पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता था और ऊपर से बिजली भी कम थी। फ्रीजर की बर्फ तो बहुत पहले ही पिघल चुकी थी।
अब उसका तापमान बस किसी नॉर्मल फ्रिज के हिस्से जितना ही था। सिर्फ रात में ही ये थोड़ा बहुत ठंडा हो पाता है। अगर अभी नहीं पिया तो थोड़ी देर में इसकी ठंडक भी उड़ जाएगी। मैं भी उसकी तरह जमीन पर लेट गई और छत पर लगे उस झूमर को देखने लगी। तबाही आने से ठीक पहले ही मैंने ये नया झूमर लगवाया था। ये अभी भी एकदम नया है, बस थोड़ी सी रोशनी की जरूरत है और ये जगमगा उठेगा। अचानक मुझे लगा जैसे वो झूमर कुछ बार हिला। शायद मेरा वहम था। मैंने अपनी आंखें मली, लेकिन देखा कि झूमर तो और भी जोर से हिलने लगा था। भूकंप। लू जो झटके से उठा। उसने मेरा एक हाथ पकड़ा और मुझे जमीन से लगभग घसीटते हुए जोर से बेडरूम के बगल वाले बाथरूम में धकेल दिया। वो खुद भी अंदर घुसा और घबराहट में इधर उधर देखने लगा। फ्लश काम न करने की वजह से बाथरूम के अंदर से बहुत भयानक बदबू आ रही थी, लेकिन वो बदबू उस भूकंप के खौफ के सामने कुछ भी नहीं थी। ये भूकंप बिना किसी चेतावनी के आया था और बहुत तेज था। मैंने सुना था कि लंबे सूखे के बाद धरती डोलने लगती है। पहले तो इंटरनेट पर बस इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें पड़ी थी, कभी ध्यान ही नहीं दिया। इतने दिनों की भयंकर गर्मी ने हमारा दिमाग ऐसे भून दिया था कि हमें ये सब याद ही नहीं रहा। हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। पूरी बिल्डिंग झुक रही थी, फिर सीधी होती और फिर से झुकने लगती। उसके बाद वो ऊपर नीचे ऐसे कांपने लगी जैसे जमीन के नीचे से कोई बहुत बड़ा सांप गुजर रहा हो। मैं चीख पड़ी और मेरे सामने जो एक इकलौता इंसान था, मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। लू जो मुझसे काफी लंबा था, उसने झुककर मुझे अपनी बाहों में कसकर छुपा लिया। उस भूकंप में वो मुझे संभाले हुए इधर उधर लड़खड़ाता रहा। हम बार बार दीवार से टकरा रहे थे और तो और मैं बाथटब में गिरते गिरते बची। आखिरकार जब भूकंप रुका, मुझे सिर्फ तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी और हम दोनों की बेतहाशा फूलती हुई सांसें, जैसे कोई दौरा पड़ गया हो। गनीमत है बिल्डिंग गिरी नहीं। बाथरूम का दरवाजा एक तरफ लटक गया था। मैं धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। लू जो दीवार का सहारा लेते हुए बाहर निकला और गुस्से में एक भद्दी सी गाली बकी। बर्बादी आखिर कहते किसे है? इस भूकंप ने हमारे जीने का इकलौता सहारा, हमारे सोलर पैनल्स को चकनाचूर कर दिया था। अब उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 2/3 पैनल्स टूट चुके थे और इलेक्ट्रिक बॉक्स में आग लग गई थी। बड़ी मुश्किल से फायर एक्सटिंग्विशर मिला और हमने आग बुझाई। बेडरूम का तो पूरा कबाड़ा हो चुका था। आग बुझाने के बाद हमारे अंदर रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची थी। हम दोनों पस्त होकर जमीन पर गिर पड़े। आसमान से सूरज हमें ऐसी जहरीली नजरों से घूर रहा था। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरे चेहरे के छोटे छोटे रोंगटे उस झुलसा देने वाली गर्मी से सिकुड़ रहे थे और मेरे रोम छिद्रों में धंस रहे थे। रुक रुक कर चुभने वाला दर्द हो रहा था। बस कुछ ही घंटों में ये भयंकर गर्मी हमारी जान ले लेगी। कल रेडियो पर सुना था। आज का तापमान कितना बताया था भला? 62 या फिर 66। काफी देर बाद मैं जमीन से उठी और फ्रीजर के अंदर रखा सारा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स बाहर निकालने लगी। तुम ये क्या कर रही हो? बकवास बंद करो, जल्दी से मेरी मदद करो। मैंने सीधे उसे फ्रीजर को खिड़की से दूर खिसकाने के लिए कहा। इसे बिस्तर के एकदम पास रख दो और अंदर की सारी बोतलें निकालकर बिस्तर पर फेंक दी। उसके बाद मैंने अपने जूते उतारे और उसके अंदर घुस गई। इसका कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी ही देर में जब तापमान और बढ़ेगा तो तुम शायद अंदर ही घुटकर मर जाओगी। सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों। मैंने हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुलाया, लेकिन पता नहीं क्यों लू जो एक कदम पीछे हट गया। मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे बंद जगहों से डर लगता है। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बैठ जाओ। मैं तुम्हें ठंडक देने के लिए वो बोतलें वापस अंदर रख देता हूँ। शायद तुम जिंदा बच जाओ। उसकी आंखें चुरा रही थी। ये क्या झूठ बोल रहे हो तुम? कैसा बंद जगहों का डर? धत। मैंने उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। सुनो लड़के, मेरी जिंदगी में पहले ही एक शादी बर्बाद हो चुकी है। बहुत मार खाने के बाद बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर निकली थी। अगर तुम्हें मुझसे कोई ऐतराज नहीं है तो अंदर आ जाओ। मैं अब और नहीं छुपना चाहती। मैं खुद को एक और मौका देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। मेरी बात सुनते ही मैंने देखा कि लू जो की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम? उसने घबराहट में अपना थूक निगला। मैंने पूरी गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। कमरे में बढ़ती हुई वो भयानक गर्मी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि सच में कमरा गर्म हो रहा है या फिर शर्म से मेरा चेहरा जल रहा था। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बेबाक बात कह डाली। लू जो, क्या तुम मेरे साथ मरना पसंद करोगे? आज नहीं तो कल। मरना तो वैसे भी है ही, लेकिन हर इंसान अपनी जान बचाना चाहता है और मरने से डरता है। मैं भी यही चाहती थी कि वो मरने से डरे। लू जो ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो गया था।
मेरा असली नाम जो है। 28 साल का हूँ। इंटरनेट पर काम करता हूँ। कोई गेमिंग स्ट्रीमर नहीं हूँ। इतना ही कमा पाता हूँ कि बस किसी तरह गुजारा हो सके। क्या इत्तेफाक है, तुमने पहले भी सुना होगा। मेरा असली नाम सू छिंग है। इस साल 31 की हो जाऊंगी। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सेल्स का काम करती हूँ। मैं इतना कमा लेती हूँ कि तुम्हें बिठाकर खिला सकूं। क्या तुम उम्र भर मेरी जिम्मेदारी बनना चाहोगे? पता है लड़के, इंसान जब एक बार बेशर्म हो जाए ना, तो उसके सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। खैर, कम से कम दुनिया के इस आखिरी दिन होने वाली ये बहस तो मैंने ही जीती। लू जो नहीं, मेरा मतलब है जो। उसने आखिरकार बहुत गंभीरता से मेरी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर भागकर बाथरूम में चला गया और वहाँ बाल्टी में जितना भी पानी बचा था उसे लाकर सीधा फ्रीजर में उड़ेल दिया। मैंने भी बिना कुछ कहे जल्दी से एक पानी की बोतल खोली और उसका सारा पानी फ्रीजर में डाल दिया। बोतलों का सारा पानी खत्म होने तक फ्रीजर का लगभग 1/4 हिस्सा पानी से भर चुका था। इस पूरे काम में 5 मिनट से भी कम लगे, लेकिन आसपास का तापमान इतना ज्यादा हो गया था कि सांस लेते हुए भी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जोर से सांस ली तो आग का गोला अंदर चला जाएगा। मैं पानी के अंदर बैठ गया। मैंने जो के लिए थोड़ी जगह बनाई। उसने बिना खुली हुई कोल्ड ड्रिंक की कई बोतलें पानी में डाल दी। फिर उसने बैटरी वाला एक छोटा पंखा मेरे हाथ में थमाया और खुद भी अंदर घुस गया। फ्रीजर वैसे तो काफी बड़ा था, लेकिन 2 बड़े लोगों के लिए फिर भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर फ्रीजर का ढक्कन खींच लिया और बस हवा आने के लिए जरा सी जगह छोड़ दी। आछू, फ्रीजर के अंदर का तापमान इस वक्त बाहर से काफी कम था। मुझे अचानक से छींक आ गई। तुम ठीक तो हो ना? जो ने घबराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ जो। भूकंप के झटकों के साथ साथ तापमान भी फिर से बढ़ने लगा था। पता नहीं ये मेरा वहम था या सच, बस अब कोई और बड़ा भूकंप न आए। ये इमारत दूसरी बार इतने तेज झटके नहीं सह पाएगी। जब गर्मी बर्दाश्त के बाहर होने लगी तो मैंने वो छोटा पंखा चला दिया। अब हमारी धड़कनों की आवाज के बजाय पंखे की भिनभिनाहट गूंज रही थी। अंदर आ रही वो जरा सी हवा ही अब हमारे जीने का इकलौता सहारा थी। बस जिंदा रहना है। पता नहीं कितना वक्त बीत गया और मेरी आंख लग गई। जब मैं उठा तो सबसे पहले मेरी नजर जो के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, गाल पिचक गए थे और दाढ़ी बिखरी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और पलकें हल्की हल्की कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। जब मैंने फ्रीजर से बाहर झांका तो देखा कि बाहर अभी भी काफी उजाला था, लेकिन कुछ तो अलग लग रहा था। आवाज, क्या ये बारिश की बूंदों की आवाज है? मैंने फ्रीजर की दरार से अपना हाथ बाहर निकाला। बाहर का तापमान ज्यादा नहीं लग रहा था, तो मैंने झट से फ्रीजर का ढक्कन खोल दिया। मैंने सिर बाहर निकाला तो देखा कि टूटे हुए शीशे पर जोर जोर से बारिश की बूंदें गिर रही थी। बाहर आसमान बिल्कुल सलेटी हो चुका था और ऊपर से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। मुड़ी हुई खिड़की से पानी कमरे के अंदर आ रहा था, जिससे जमीन पर पानी भर गया था। बारिश हो रही है। मैंने अपने गालों पर हल्के से थप्पड़ मारा। दर्द हुआ, मतलब सच में बारिश हो रही है। हम बच गए। मैंने खुशी के मारे उसके चेहरे को थपथपाया। मैं उसे उठाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर तो आग की तरह तप रहा था। जो तुम मुझे डराओ मत। मैंने उसका माथा छुआ और झटपट फ्रीजर से बाहर निकल आया। बारिश हो रही है। हाँ, बारिश हो रही है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, जल्दी बाहर आओ। बड़ी मुश्किल से मैं उसे खींचकर बिस्तर तक ले गया। मैंने जल्दी से एक कंबल से उसका शरीर सुखाया, उसकी शर्ट उतारी और उसे एक सूखे कंबल में लपेट दिया। बहुत गर्मी लग रही है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, और कंबल को लात मारकर वो करवट लेकर गहरी नींद में सो गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैं वहीं पास खड़ा समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने जिंदगी में कभी किसी बीमार की देखभाल नहीं की थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने देखा कि उसकी आंखें बंद हैं, तो मैंने जल्दी से उसे फिर से कंबल ओढ़ा दिया। बस उसके पैर बाहर रहने दिए और फिर मैं बेडरूम से बाहर आ गया। भूकंप के बाद मैं अभी तक हॉल में नहीं गया था। वहाँ सब कुछ तहस नहस पड़ा था। टीवी गिर गया था, जिससे आधा कॉफी टेबल टूट चुका था और शोकेस भी बालकनी की खिड़की पर टेढ़ा होकर गिर गया था। जमीन पर हर तरफ हमारा बचा हुआ सूखा मीट और सूखी सब्जियां बिखरी पड़ी थी। चलो, इतना तो झेला जा सकता है। मैं पहले अपने जूते ढूंढकर पहन लेती हूँ। मैंने बहुत सावधानी से टीवी को सीधा किया और टीवी कैबिनेट की टूटी फूटी दराज से अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए मैंने घर पर सर्दी जुकाम की कुछ दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स पहले से ही रख लिए थे।
अफसोस की बात है कि पिछली महामारी की वजह से मैं बुखार की गोलियां स्टॉक करके नहीं रख पाई। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने एंटीबायोटिक्स का एक पत्ता निकाला, साथ में कुछ विटामिन भी लिए और वापस बिस्तर के पास आकर उसे जूस के साथ दवाइयाँ खिला दी। शुक्र है कि वो बिना नखरे किए चुपचाप मेरी सारी बातें मान रहा था। ये सब करने के बाद मैंने उसे सोने दिया और मुड़कर जमीन से बाल्टी और टब उठा लिए। सोचा कि थोड़ा बहुत बारिश का पानी ही जमा करके रख लूं। बारिश की बूंदें लगातार खिड़की से टकरा रही थी। उनकी भारी आवाजें कभी तेज तो कभी धीमी होकर एक अजीब सा शोर मचा रही थी। दूर कहीं से गड़गड़ाहट की आवाज भी आ रही थी, जो कभी तेज हो जाती तो कभी कम, बिल्कुल किसी भयानक बिजली के कड़कने जैसी। मैं जमीन पर बिखरे हुए सामान से बचते हुए आगे बढ़ी। बहुत ही संभलकर बालकनी के पास पहुंची। जैसे ही मैंने बाल्टी और टब नीचे रखना चाहा, मेरी नजर दूर के नजारे पर पड़ी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। जहाँ तक मेरी नजर जा रही थी, दूर से एक विशाल उफनता हुआ पीला दानव सब कुछ तबाह करते हुए तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। लहरों का सफेद झाग किसी खौफनाक ड्रैगन की तरह लहरें मार रहा था। वो जहाँ से भी गुजर रहा था, बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। छोटी इमारतें तो उस सैलाब में पूरी तरह से डूबती जा रही थी। जो आवाज मैंने सुनी थी वो बादलों की गड़गड़ाहट बिल्कुल नहीं थी। वो एक खौफनाक बाढ़ थी जो एक एक करके सारी इमारतों को चकनाचूर कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो बस बारिश शुरू ही हुई थी, इतनी भयंकर बाढ़ कैसे आ सकती है? हम लोग तो समंदर से बहुत दूर हैं, तो ये कोई सुनामी भी नहीं हो सकती। रुको, अगर ये सुनामी है तो उन तटीय शहरों का क्या हुआ होगा? मेरा पुश्तैनी घर, मेरे मम्मी पापा, वो लोग तो उसी तटीय शहर में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से रेडियो पर जो रटी रटाई खबरें आ रही थी, क्या वो लोग इसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे थे? मेरी आगे कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस बुद्ध बनकर अपनी जगह पर खड़ी रही और उस खौफनाक पीले सैलाब को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती रही, जिसकी आवाज से कलेजा कांप रहा था। ये इमारतें जो पहले ही भयानक गर्मी झेल चुकी थी और भूकंप की वजह से अंदर से कमजोर पड़ चुकी थी, भला इस बाढ़ का इतना खौफनाक प्रहार कैसे सह पाती? एक एक करके सब जमींदोज हो रही थी। इक्का दुक्का इमारतें ही किसी तरह टिकी हुई थी, लेकिन वो भी हवा और पानी के थपेड़ों से बुरी तरह हिल रही थी। उनका गिरना भी अब बस कुछ ही पलों की बात थी। तभी मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। वो खौफनाक बाढ़ अब बिल्कुल हमारे करीब आ चुकी थी। मेरे पैरों से जैसे जान ही निकल गई। मैं जमीन पर गिरते गिरते बची। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और लड़खड़ाते हुए बेडरूम में वापस आई। जोजो अभी भी गहरी नींद में था, जैसे उसे बाहर मची इस तबाही की कोई भनक ही ना हो। सच कहूं तो मुझे उस पल उससे जलन हो रही थी। मैं झटपट बिस्तर पर चढ़ी और रजाई के अंदर घुस गई और डर के मारे उसे कसकर गले से लगा लिया। धड़ाम, एक कान फाड़ देने वाले धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे दो बड़े ट्रक आपस में टकरा गए हों। पूरी इमारत बहुत जोर से हिलने लगी और बची खुची खिड़कियों के शीशे एक ही पल में चकनाचूर हो गए। छत से भारी झूमर सीधे हमारे ऊपर आ गिरा और उसके टुकड़े पूरी रजाई पर बिखर गए। दीवार और अलमारी के बीच से रोंगटे खड़े कर देने वाली चरमराहट की आवाज आई और हमारा पूरा बिस्तर हवा में उछलकर पलट गया। मुझे लगा जैसे मैं हवा में उड़कर किसी भारी चीज से टकराई हूँ। लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ जोर से खींचा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि जोजो ने मेरी कलाई को मजबूती से पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर खौफ था, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उस भयानक शोर में मुझे उसकी एक भी आवाज सुनाई नहीं दी। और फिर एक तेज धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गई। शायद ये बस एक पल की बात थी। मेरे नीचे अभी भी सब कांप रहा था और मेरी आंख खुल गई। इमारत अभी पूरी तरह गिरी नहीं थी, बस बाहरी दीवार गायब थी। हमारे शरीर एक कंबल में लिपटे हुए थे। जो का एक हाथ मेरे गले में लिपटा था और दूसरा कंबल के अंदर था। मेरे दोनों हाथ नीचे दबे हुए थे। मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। एक उल्टा हुआ फ्रिज हमारे ऊपर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गए थे। उसकी आंखों में देखकर मैं समझ सकती थी कि हम दोनों की हालत इस वक्त कितनी खराब लग रही होगी। पता नहीं ये बारिश का पानी था या वो पानी जो पहले फ्रिज में भर गया था, जिसने हमें धीरे धीरे पूरा भिगो दिया था। मेरी जांघों पर कुछ ठंडा सा महसूस हो रहा था। मैंने सिर झुकाकर देखना चाहा, तभी उसने मेरी ठुड्डी पकड़कर मुझे चूमा। हमें जिंदा रहना है, सूचिंगचिंग। इस अचानक हुए चुंबन ने मुझे सन्न कर दिया। हम दोनों को जिंदा रहना है। मुझे अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता से मिलने जाना है, तुमसे शादी करनी है। उसने मुझे फिर से चूमा और अपना सिर मेरी गर्दन में छुपा लिया। जो क्या तुम उठ सकते हो?
मैंने उससे पूछा। नहीं उठ सकता, फंस गया हूँ। उसकी आवाज भारी और दर्द से दबी हुई थी। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। किस बात का? वह धीरे से बुदबुदाया। अगर मुझे पता होता तो पहली बार जब तुमने दरवाजा खोला था और मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, तभी मुझे दौड़कर अपने दिल की बात तुमसे कह देनी चाहिए थी। ये सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। मेरा शरीर हिला, जिससे मेरी छाती में अजीब सी घुटन होने लगी, जिससे मुझे बहुत दर्द हुआ। मेरे छोटे आशिक, अगर तुम उस वक्त मुझे प्रपोज करते ना, तो मैं अगले ही दिन वहाँ से कमरा खाली करके चली जाती तो अच्छा ही था। शायद तुम जिंदा बच जाती। उसने झट से कहा। मैं कुछ पल के लिए शांत रही और अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की। एक भयानक दर्द उठा। कमरे में पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बाहर का पानी आखिरकार अंदर आ ही गया था और अब मेरे माथे के ठीक नीचे तक पहुंच चुका था। तुम हिलना मत, मैं रेंगकर बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, मैंने कहा। मैंने छुपके से अपनी पूरी ताकत जुटाई और शरीर को मोड़ा। मैं उतनी बुरी तरह नहीं फंसी थी और सच में बाहर खिसकने लगी। वहाँ अभी भी थोड़ी जगह बाकी थी। मेरा हाथ किसी अनजान चीज पर रगड़ खा रहा था। उस भयानक दर्द को सहते हुए मैंने अपना एक हाथ नीचे से बाहर निकाल लिया। मेरे ऊपर का दबाव अचानक कम हो गया। जो के पसीने की एक बूंद मेरे चेहरे पर गिरी। उसने जबरदस्ती अपने एक हाथ के सहारे अपना शरीर ऊपर उठाया ताकि मैं आसानी से निकल सकूं। मैं पानी में रेंगते हुए धीरे धीरे बाहर की तरफ खिसकी। आखिरकार मैंने अपना दूसरा हाथ भी आजाद कर लिया। दोनों हाथों का इस्तेमाल करके मैं उसके नीचे से बाहर निकल आई। जो तुरंत पानी में धड़ाम से गिर पड़ा। तुम ठीक तो हो? मैंने घबराकर उसे पुकारा। बाहर निकलने के बाद ही मैंने देखा कि जमीन का पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। मरूंगा नहीं, वो भी बाहर निकल आया और अपने चेहरे से पानी पोंछा। मेरी नजर पड़ी कि उसका दूसरा हाथ अजीब तरह से मुड़कर उसकी पीठ के पीछे चला गया था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक साथ लंगड़ाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए। उस टूटी हुई दीवार के पास से गुजरते हुए एड्रेनालाइन के जोश में हम संघर्ष करते हुए 2 मंजिलें ऊपर चढ़ गए और आखिरकार 18वीं मंजिल की सीढ़ियों में गिर पड़े। जो ने जोर से कुछ गहरी सांसें ली और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे कपड़े खींचने लगा। क्या कर रहे हो? मैं कांप उठी। तुम्हारी जांघ से खून बह रहा है, उसे रोकना होगा। अपने कपड़े उतारो ताकि मैं उसे बांध सकूं। मैंने कुछ पल सोचा, अपने जूतों के फीते खोले और उन्हें घाव से कुछ सेंटीमीटर ऊपर कसकर बांध दिया। खून अभी भी बह रहा था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया था। शायद इसलिए क्योंकि शरीर का खून लगभग सूख चुका था। खून बहने की वजह से मुझे चक्कर आने लगे और शरीर ठंडा पड़ने लगा। छोड़ो यार, मुझे बस वहाँ से नीचे कूद जाने दो, इससे पहले कि मेरी सारी ताकत खत्म हो जाए। मैंने सीढ़ियों की उस खिड़की की तरफ इशारा किया जिसका फ्रेम तक गायब हो चुका था। अब वो किसी खौफनाक सुरंग की तरह लग रही थी, जहाँ से लगातार हवा के सनसनाने की आवाज आ रही थी। जो उठा, लंगड़ाते हुए उस खिड़की के पास गया और बाहर की तरफ देखकर रोने लगा। रो क्यों रहे हो? हम अब तक टिके रहे, यही बहुत है। हमने कई लोगों से ज्यादा लंबी जिंदगी जी ली। मैंने मजाक में उसे ताना मारा। उसने अपना सिर मोड़ा, चेहरे के आंसू पोंछे। जान, इधर आओ और साक्षात भगवान को देखो। मैं तो नास्तिक हूँ, मैंने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा। नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये बहुत ही खूबसूरत है। जो उछलता हुआ मेरे पास आया और मुझे जबरदस्ती जमीन से उठाने लगा। मुझे डर था कि कहीं मैं उसे भी न गिरा दूं, इसलिए मैंने पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की। हम दोनों बीमार और कमजोर लोग हाँफते हुए एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। मैं दीवार के सहारे टिक गया और ठंडी हवा मेरे गीले बालों को सहलाने लगी। मैंने अपनी नजरें उठाई और बाहर देखने लगा, ये सोचकर कि शायद मुझे भी वही सब दिखाई दे जो उसे दिख रहा था। अचानक मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मेरी आंखें नम हो गई और मेरे आंसू छलक पड़े। मैंने नीले और भूरे रंग का एक बड़ा जहाज देखा और साथ ही लहरों को चीरती हुई एक छोटी सी काली नाव भी देखी। उस नाव पर सबसे प्यारे और जाबाज लोग सवार थे। क्या तुमने कभी किसी को पहली ही नजर में देखकर अपना दिल हारा है? मेरे सामने वाले घर में रहने वाली वो लड़की, उसकी हाइट ज्यादा नहीं है और वो हमेशा अपने बालों का जूड़ा बनाए रखती है। उसकी आंखें बहुत ही प्यारी हैं। जब हाउसिंग सोसाइटी का लड़का जियाओ चेन हम सबको नोटिस देने आया था, तो पहली ही नजर में मुझे उस पर प्यार आ गया था। पर अफसोस, मुझ जैसे डरपोक की उसे मुड़कर दोबारा देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। चेन की बात सुनते ही मैंने झट से अपना दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन दरवाजा बंद करते ही मुझे पछतावा होने लगा। क्या मेरा ऐसे करना थोड़ा अजीब और बदतमीजी भरा नहीं था? कल रात मैं फिर से देर रात तक वीडियो एडिट करता रहा था
और अभी सोकर उठने की वजह से मेरे बाल बिल्कुल चिड़िया के घोंसले जैसे लग रहे होंगे। सत्यानाश, सामने वाली उस लड़की पर मेरा पहला इम्प्रेशन बहुत ही खराब पड़ा होगा। मुझे सोचना पड़ेगा कि इस बात को कैसे सुधारा जाए। क्या मैं जाकर उससे पूछूं कि उसे अपना कंप्यूटर तो ठीक नहीं करवाना? पर अभी जाना क्या थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? कुछ दिन और इंतजार कर लेता हूँ। वैसे भी आज गर्मी बहुत ही खतरनाक हो रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त अलग अलग स्तर की भयंकर गर्मी और खराब मौसम का कहर जारी है। ऊपर से बिजली भी कट गई है। उफ, बहुत गर्मी है। मैंने अपने घर का छोटा सा फ्रिज खोलकर देखा और मुझे अचानक दिखा कि उसमें अभी भी एक चीज बची हुई थी, एक आइसक्रीम। पता नहीं मैंने इसे कब रखा था। रुको जरा, क्या भगवान मुझे कोई इशारा दे रहे हैं? मैंने वो आइसक्रीम अपने हाथ में पकड़ी और पूरी हिम्मत जुटाकर आखिरकार उसके दरवाजे तक पहुंच ही गया। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से डोरबेल बजाई। डिंग डोंग, डिंग डोंग। मैं घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो रहा था। डोरबेल करीब आधे मिनट तक बजती रही। आखिरकार उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला। उसने टी शर्ट और स्पोर्ट्स शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसकी प्यारी सी आंखों में शक और चौकन्नापन साफ दिख रहा था। अरे यार, कहीं मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? मैंने अभी सोसाइटी ऑफिस में कॉल किया था। वो लोग कह रहे हैं कि बिजली आने में आधा घंटा और लगेगा। गर्मी से तुम्हारा तो बुरा हाल हो गया होगा ना? ये आइसक्रीम खा लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे पास और भी बहुत सारी रखी हैं। अगर तुम्हें गर्मी लगे तो बेझिझक मुझसे ले लेना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। और ये सब बोलने के बाद मुझे फिर से पछतावा होने लगा। ज्यादा हीरो बनने का नतीजा। अगर उसने मुझसे सच में और आइसक्रीम मांग ली तो मैं क्या करूँगा? नहीं, शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं उसे मेरी बात पर भरोसा हुआ भी या नहीं। उसने मुझे मना कर दिया। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर आइसक्रीम को उसके दरवाजे के पास वाले रैक पर रखकर वापस अपने घर आ गया। फिर मैंने झट से अपने दरवाजे के पीपहोल से बाहर झांक कर देखा। उसने दरवाजा खोला और मेरी दी हुई आइसक्रीम उठा ली। उसने मेरी दी हुई चीज ले ली। मैं बहुत खुश था। अब आगे मुझे उसे क्या देना चाहिए? क्या मिनरल वाटर सही रहेगा? आखिर इतनी भयानक गर्मी में पानी की तो जरूरत होती ही है। वो इसके लिए तो पक्का मना नहीं करेगी। बस, तो फिर यही फाइनल करते हैं। थोड़ी देर बाद मैं उसे पानी की बोतलें देने जाऊंगा। वैसे भी मुझे नल का या उबला हुआ पानी पीने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने पूरे कमरे में मिनरल वाटर की बोतलों का ढेर लगा रखा है, जिसकी वजह से इस मुश्किल वक्त में मैं पानी के मामले में बहुत अमीर हो गया हूँ। अगर उसे नहाने के लिए भी पानी चाहिए तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। आधे घंटे बाद मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा कि तापमान कितना है और सोसाइटी वालों की बातें याद करके मुझे लगा, भाई, प्यार व्यापार बाद में, पहले खुद की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। लड़की पटाने का काम तो बाद में भी हो सकता है। यही सब सोचते हुए मैंने जल्दी से कुछ खाने पीने का सामान पैक किया, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और घर से बाहर निकलने से ठीक पहले एक पल के लिए झिझक गया। दरवाजे के पीपहोल से झांक कर देखा। हो सकता है सामने वाली लड़की ने भी अपना सामान पैक कर लिया था और बाहर निकलने वाली थी। मैंने लगभग उसी के साथ दरवाजा खोला और उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। मैंने चेहरे पर एकदम भरोसेमंद भाव लाते हुए कहा, मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी की टंकी फुल है। उस वक्त मैं पक्का बहुत हैंडसम लग रहा हूँगा, लेकिन मेरी बात सुनकर वो पीछे क्यों हट गई? मैंने उसे डरा दिया, कर ले और हवाबाजी। मैंने मन ही मन अपना सिर पीटा और जल्दी से अपनी आवाज को नर्म किया। उसे बताया कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। शायद मेरी ईमानदारी काम कर गई। वो मेरे साथ नीचे चलने के लिए राजी हो गई। मैं आगे आगे चल रहा था और कनखियों से देख रहा था कि वो मेरे ठीक पीछे आ रही है या नहीं। मेरे मन में तो ख्याली पुलाव पकने लगे। हाय रे, पति आगे पत्नी पीछे। वो 5वीं मंजिल वाले बाबा को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन बाबा ने डांट कर उसे भगा दिया। मैंने थोड़ा सोचा और फैसला किया कि बाबा के लिए पानी की एक बोतल छोड़ दूं। भलाई का काम तो पति पत्नी को मिलकर ही करना चाहिए ना। फिर वो मेरी गाड़ी में बैठ गई। अब हम दोनों एक ही गाड़ी में थे। शिट, मैं तो भूल ही गया कि गाड़ी में फल रखे हैं जिन्हें मैंने फेंका ही नहीं। इतनी शर्मिंदगी हुई, लेकिन मुझे उसका नाम पता चल गया। उसका नाम फैंग छिंग है। कितना प्यारा नाम है ना। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई ये बताने की कि मेरा नाम जो जो है। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और अपनी माँ का सरनेम लगाकर उसे अपना नाम लू जो बता दिया, वरना मुझे डर था कि बाकी लोगों की तरह वो भी यही सोचेगी कि इतने बड़े आदमी का इतना अजीब नाम कैसे हो सकता है। बेसमेंट का वेंटिलेशन सिस्टम बंद हो चुका था और हवा बिल्कुल भी पास नहीं हो रही थी। वहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ थी, इतने सारे एस बड़ी ही चल रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ पक्का बहुत गर्मी हो जाती।
मजबूरी में मुझे फैंग छिंग को लेकर वापस 16वीं मंजिल पर चढ़ना पड़ा। उसने मुझे अपने घर का पासवर्ड बताया और मुझे अपने घर के अंदर बुला लिया। तो लड़कियों का घर ऐसा होता है। वाह, यहाँ से कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी, यहाँ तक कि बाथरूम भी महक रहा था। चिलचिलाती गर्मी, भूकंप और फिर बाढ़। 2022 की गर्मियों में आए इन लगातार प्राकृतिक आपदाओं का कहर अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। बाढ़ का पानी उतर चुका था। मेरे पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी, तो मैं आराम कर रहा था। सू छिंग छिंग मुझसे जल्दी ठीक हो गई। पिछले कुछ दिनों से तो उसने आपदा के बाद कई कॉलोनियों को फिर से बसाने के काम में हाथ बटाना भी शुरू कर दिया है। मुझे वो सच में बहुत कमाल की लगती है। आखिर बीवी किसकी है, और मेरे सास ससुर तो उससे भी 2 कदम आगे निकले। सुना है उन्होंने सरकार को अपनी पहाड़ी जमीन ही दान कर दी ताकि वहाँ रिफ्यूजी कैंप बन सके। वो अब एक बहुत बड़ा राहत शिविर बन गया है। अब फोन और नेटवर्क भी वापस आ गए हैं। जैसे ही ये मुसीबत पूरी तरह खत्म होगी, मैं पक्का उसे याद दिलाऊंगा कि मुझे जल्दी से अपने घर ले जाकर अपने मम्मी पापा से मिलवाए। और सबसे जरूरी बात, हम शादी रजिस्टर करवाएंगे ताकि मैं अपने दोस्तों के सामने चौड़ में घूम सकूं। किसने कहा था कि मेरे जैसा नर्ड जिंदगी भर सिंगल ही मरेगा। मैंने तो सिर्फ 20 दिनों में ही अपनी घरवाली ढूंढ ली। बस दुआ है कि सब लोग सही सलामत हो।